भाई तुझे क्या हुआ? तू तो बहुत सैड दिख रहा है यार। भाई मैं सैड इसलिए हूँ यार, मेरे एग्जाम आने वाले हैं और कैश बुक चैप्टर अब तक छूटा हुआ है मेरा। तो इतनी सी बात, तो यार शिवम सर के लेक्चर देखना यार, उनके लेक्चर देखिए, एक बार में क्लियर हो जाएगा सब कुछ। मैं यार ऐप नहीं खरीद सकता, मेरे पे पैसे नहीं है अभी भाई। अरे तो यही तो बात है यार, ये जो है ना, ये पे सीरीज के अंतर्गत आ रहे हैं, इसमें ये फ्री लेक्चर्स डाल रहे हैं भाई और डीपली समझा रहे हैं। इनका नाम है अल्फा ऑफ अकाउंटेंसी। अकाउंटेंसी ऐसे पढ़ाते हैं कि मार्क्स के साथ साथ कॉन्सेप्ट हमेशा याद रह जाते हैं। क्या बात कर रहा है? हाँ, और ये जो पढ़ाएंगे इसके नोट्स मुझे कहाँ मिलेंगे? तो यार इनके लिए पीडब्ल्यू की ऐप है, वहां पर आपको जाना है, पे सीरीज सर्च करना है, आपको मिल जाएगा क्लास 11th का वहां से। और फिर पैसे मांग लेंगे? नहीं ना, यही तो बात है, ये फ्री सीरीज है भाई, इसमें कोई पैसे नहीं देने तेरे को, बस मन लगा के पढ़ाई करनी है। मतलब कि YouTube पर जाऊं, पीडब्ल्यू कॉमर्स वाला क्लास 11 सर्च करूं, हाँ। वन शॉट वीडियो देखूं और उसके जो नोट्स हैं उसके लिए ऐप में चला जाऊं। बिल्कुल बढ़िया है यार। बढ़िया है। और मेरे तो क्या, एग्जाम निपट जाएंगे फिर इससे। बिल्कुल भाई, और मार्क्स भी अच्छे आएंगे। थैंक्स मी थैंक्स लेटर। भाई। सो हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू पीडब्ल्यू कॉमर्स वाला क्लास 11th। मेरा नाम है शिवम लोटवानी और आज के इस सेशन में मैं आपके लिए एक चैप्टर लेके आया हूं जिसका नाम है कैश बुक। इस वीडियो के पहले पोर्शन में आपने देखा होगा कि दो स्कूल में जाने वाले बच्चे एक दूसरे से डिस्कस कर रहे थे। एक बच्चे की प्रॉब्लम थी कि उसको कैश बुक चैप्टर समझ में नहीं आ रहा था, तो जो दूसरा बच्चा था, जो थोड़ा समझदार बच्चा था, उसने उसको ज्ञान दिया कि भाई तू पेस कॉमर्स फ्री बैच को अवेल कर लेना। यूट्यूब पर पीडब्ल्यू कॉमर्स वाला क्लास 11 सर्च करके जो पेस सीरीज हमने स्टार्ट की है उसका कंटेंट बहुत डीप है। हम अपनी जो पेड बैचेस होते हैं हमारे और जो हम यूट्यूब पर पढ़ाते हैं उसमें हम कोई खास अंतर नहीं रखते। ये वीडियो उन बाकी की वीडियोस के जैसी नहीं होने वाली है जहां पर 20 मिनट में कॉन्सेप्ट खत्म, 25 मिनट में चैप्टर खत्म। ऐसा कुछ नहीं है भाई। डिटेल्ड वन शॉट आज ये रहने वाला है कैश बुक चैप्टर का। कैश बुक चैप्टर का ये सेशन रहेगा, अदर बुक्स इसमें मैं इंक्लूड नहीं करूंगा। ठीक है जी, तो आइए स्टार्ट करते हैं इस महान सेशन को। आज के टॉपिक का नाम मैंने आपको पहले ही बता दिया, आज के टॉपिक का नाम है कैश बुक। ओके चलो जी। कैश बुक कई किताबों में सीधा सीधा स्ट्रेट कैश बुक नाम है इस चैप्टर का, और कई किताबों में ऐसे होता है स्पेशल पर्पस बुक्स, और उसका फिर पार्ट 1 जो है उसको हम नाम दे देते हैं कैश बुक। ठीक है, तो ये तो रही चैप्टर के नाम के ऊपर बात। ठीक है, अब मैं आपको बताना शुरू करता हूं कि ये स्पेशल पर्पस बुक्स होती क्या है। मतलब व्हाट डू यू मीन बाय स्पेशल पर्पस बुक्स? क्या पर्पस है स्पेशल पर्पस बुक्स का? ठीक है, तो इस बारे में थोड़ा सा जानना शुरू करते हैं। ठीक है, आज के गोल के बारे में पहले हम बात कर लेंगे थोड़ी सी, क्योंकि लक्ष्य से नहीं भटकना है हमें। फंबल कर गया, देखो मैं अपने ही लक्ष्य में ढंग से नहीं काम कर पा रहा। लक्ष्य तो हर हाल में पाना है। आज का गोल देखो, स्पेशल पर्पस बुक्स क्या होती हैं पहले वो समझेंगे, उसके बाद सिंगल कॉलम वाली कैश बुक बनाना सीखेंगे, फिर डबल कॉलम वाली कैश बुक, और फिर पेटी कैश बुक। खत्म हो गया चैप्टर। ये चैप्टर अब मुझे नहीं पता आप किस एग्जाम के लिए फिलहाल प्रिपेयर कर रहे हो इस वीडियो को देखते वक्त, पर अगर मैं बात करूं हाफ ईयरली एग्जामिनेशन की या फिर एनुअल एग्जामिनेशन की, तो एक 6 नंबर का क्वेश्चन इस चैप्टर से डल चुका है आपके पेपर में। 6 नंबर के का बड़ा क्वेश्चन और उसके अलावा एक आधा एमसीक्यू भी डाला जा सकता है आपके पेपर में, तो ठीक ठाक वेटेज है भाई इस चैप्टर का। अच्छा, इस चैप्टर का वेटेज वैसे तो 7 से 8 नंबर का है, लेकिन मैं उसमें 6 नंबर और ऐड कर देता हूं, क्योंकि ये जो चैप्टर है कैश बुक, ये आपको आने वाले एक और चैप्टर के लिए प्रिपेयर करता है जिसका नाम है बीआरएस, बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट। समझ रहे हो आप मेरी बात? तो अगर इस चैप्टर पे आपने ढंग से काम कर लिया ना, तो एक और चैप्टर आपका निपट जाएगा जिसका नाम है बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट, बीआरएस, और इन दोनों का जो कंबाइंड वेटेज है वो 15 से 16 मार्क्स का है भाई। तो इंपॉर्टेंस मैंने बता दी। इस वीडियो को आगे कंटिन्यू करने से पहले मेरी आपसे एक रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल पर जर्नल की वीडियो डल चुकी है, लेजर की वीडियो डल चुकी है, ट्रायल बैलेंस भी हो चुका है कवर, ठीक है ना, अकाउंटिंग इक्वेशन भी हो चुका है, तो आप प्लीज उन वीडियोस को पहले निपटा लें फॉर द बेटर अंडरस्टैंडिंग ऑफ दिस सेशन जिसका नाम है कैश बुक। चलें आगे। चलो भाई क्यूटी, देखो वाई स्पेशल पर्पस बुक्स, मतलब पहली बात तो क्या होती है स्पेशल पर्पस बुक्स, है ना, और क्यों क्यों बनानी है स्पेशल पर्पस बुक्स, हमें इसके बारे में पता होना चाहिए ना। सीधा ही थोड़ी हम पढ़ाना शुरू कर देंगे, ऐसे थोड़ी मजा आता है। ठीक है, चलो देखो अब, दोस्तों साथियों बात सुनो। फॉर क्विक एफिशिएंट एंड एक्यूरेट रिकॉर्डिंग ऑफ बिजनेस ट्रांजैक्शन, जर्नल इज सब डिवाइडेड। जर्नल को हम डिवाइड कर देते हैं। आसान शब्दों में बताता हूं, जब हमारा बिजनेस छोटा होता है, स्मॉल स्केल पर जब हम बिजनेस करते हैं, तो नंबर ऑफ ट्रांजैक्शंस कम होती हैं, बट जैसे जैसे बिजनेस का साइज ग्रो करता है तो नंबर ऑफ ट्रांजैक्शंस भी बढ़ जाती हैं। अब अगर नंबर ऑफ ट्रांजैक्शंस बहुत ज्यादा हो गई हैं, तो इट इज बेटर कि हम सिमिलर ट्रांजैक्शंस को एक जगह पर रिकॉर्ड करें, फिर दूसरे तरह की ट्रांजैक्शंस को दूसरी जगह पर रिकॉर्ड करें, तीसरे तरह की ट्रांजैक्शंस को तीसरी जगह पर हम रिकॉर्ड कर लें, एंड सो ऑन।
और दूसरा, एक बंदा अगर हम अपॉइंट करेंगे सारी रिकॉर्डिंग करने के लिए, वो तो पागल हो जाएगा। समझ रहे हो आप? ठीक है, आप उसके पैसे बढ़ा दोगे, लेकिन एक हद तक ना, समय तो नहीं बढ़ा सकते ना आप उसका। तो हम काम को डिवाइड कर देंगे। हम एक अकाउंटेंट की जगह 4-5 लोगों को बिठा देंगे और सबको अपने अपने तरह का काम हम सौंप देंगे। डिवीजन ऑफ वर्क। आप 12th में भी आए नहीं हो, 12th में जब आप आओगे तो वहां बिजनेस स्टडीज में आप एक चीज पढ़ोगे कि भैया डिवीजन ऑफ वर्क लीड्स टू स्पेशलाइजेशन। काम को डिवाइड कर देने से ही स्पेशलाइजेशन आता है। तो बस इतनी सिंपल सी बात है कि जब हमें लगता है नंबर ऑफ ट्रांजैक्शंस हमारी बढ़ गई हैं, हमारा बिजनेस बड़े स्केल पर रन कर रहा है, हम पैसे वाले हैं, वी आर अ बिग कंपनी नाउ, वी आर अ बिग ऑर्गेनाइजेशन, तो हम काम को डिवाइड कर देते हैं। 6-8 अकाउंटेंट हम अपॉइंट कर देते हैं अलग अलग तरह की ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करने के लिए। समझ में आ गई बात? अब पढ़ो दोबारा से। फॉर क्विक, एफिशिएंट एंड एक्यूरेट रिकॉर्डिंग ऑफ बिजनेस ट्रांजैक्शंस, जर्नल इज सब डिवाइडेड इनटू स्पेशल जर्नल्स। एक जर्नल ना बनाकर कुछ स्पेशल जर्नल्स बना देते हैं हम, 3-4 किताबें अलग कर देते हैं, बस भाई इतना ही है। सो मेनी ऑफ द बिजनेस ट्रांजैक्शंस आर रेपिटेटिव इन नेचर ना। कई ट्रांजैक्शंस तो बहुत रेपिटेटिव होती है ना, जैसे आज के चैप्टर का नाम क्या है? कैश बुक। और हर तीसरी ट्रांजैक्शन, हर चौथी ट्रांजैक्शन में कैश या बैंक का इन्वॉल्वमेंट होता है। रेपिटेटिव ट्रांजैक्शंस, परचेजेस होंगी ही होंगी, क्योंकि धंधा है हमारा, माल खरीदेंगे बार 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 बार, बेचेंगे बार 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 बार। रिपीटेटिव ट्रांजैक्शंस, इकट्ठी ट्रांजैक्शंस को एक तरह की किताब में हम रिकॉर्ड कर देंगे। ठीक है, सो दे कैन बी इजीली रिकॉर्डेड इन स्पेशल जर्नल्स, ईच मेंट फॉर रिकॉर्डिंग ऑल द ट्रांजैक्शंस ऑफ अ सिमिलर नेचर। ठीक है, ये मैंने आपको पहले भी बता दिया, अंग्रेजी में भी पढ़ा दिया। चले आगे, अब और बेटर समझाने की कोशिश करता हूं। ये देखो, ये तुम्हारे भाई ने कितना सुंदर सुंदर तैयार करा है। ठीक है, देखो अब जरा ध्यान से। फॉर रिकॉर्डिंग ऑफ ट्रांजैक्शंस, ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करने के लिए हमारे पास दो रास्ते होते हैं। या तो आप ट्रांजैक्शंस को अच्छे बच्चों की तरह जर्नल में रिकॉर्ड कर दो, या तो सारी ट्रांजैक्शंस A to Z जर्नल में रिकॉर्ड कर दो, जो कि करी भी है तुमने। चैप्टर भी हो गया जर्नल, है ना, पेज सीरीज में जर्नल चैप्टर हो भी गया, लेजर भी हो गया, तो वो तो आता है आपको रिकॉर्डिंग करना, है ना। तो फिर इस चैप्टर में क्या सिखाने वाला हूं? अगेन रिकॉर्डिंग। क्यों? क्योंकि फॉर द रिकॉर्डिंग ऑफ ट्रांजैक्शंस या तो हम सिर्फ जर्नल फॉलो करते हैं, या फिर हम फॉलो कर लेते हैं सब डिविजन ऑफ जर्नल। या तो एक जर्नल बना लो, या 4-5-6-7 अलग अलग जर्नल के टुकड़े कर दो और अलग अलग किताबें मेंटेन कर लो, अलग अलग बुक्स मेंटेन कर लो। तो जब एक जर्नल बनाते हो तो इट इज सिंपली कॉल्ड अ जर्नल, और जब आप उसको डिवाइड करते हो तो उसको हम बोलते हैं सब डिविजन ऑफ जर्नल। और जब भी हम जर्नल को डिवाइड करते हैं अलग अलग किताबों में, बजाय कि एक किताब बनाने के, जब हम अलग अलग किताबों में जर्नल को डिवाइड करते हैं, सो दोज बुक्स आर कॉल्ड स्पेशल पर्पस बुक्स। उनका पर्पस है ना, रिपीटेटिव ट्रांजैक्शंस को एक साथ रिकॉर्ड करना, उनका पर्पस है। ठीक है सर, ये पर्पस तो लेजर का भी था। नहीं, लेजर इज नॉट अ सब्सटीट्यूट ऑफ जर्नल, बट दीज स्पेशल पर्पस बुक्स आर। ठीक है, तो स्पेशल पर्पस बुक्स दो तरह की हो जाती, स्पेशल पर्पस बुक्स पार्ट 1 एंड स्पेशल पर्पस बुक्स पार्ट 2, दैट्स इट। स्पेशल पर्पस बुक्स का जो पार्ट 1 है दैट इज कैश बुक, बिकॉज कैश से जुड़ी हुई ट्रांजेक्शंस कंपैरेटिवली ज्यादा होती हैं, है ना। कैश और एंड व्हेन आई से कैश बुक, जब मैं कैश बुक की बात करता हूं तो याद रहे कि कैश के साथ साथ आप बैंकिंग ट्रांजैक्शंस को भी इसमें इंक्लूड करोगे। ठीक है, कैश और बैंक बोथ। ठीक है, पेमेंट से जुड़ी हुई ट्रांजैक्शंस। और फिर आता है स्पेशल पर्पस बुक्स का पार्ट 2, जिसमें हम अदर बुक्स बनाते हैं। अदर बुक्स में जो नॉन कैश ट्रांजैक्शंस होती हैं वो रिकॉर्ड होती हैं। समझ में आ गई बात? अभी भी अगर नहीं समझ में आया कि मैं कहां कहां रिकॉर्ड करूं, ये सवाल है ना तेरे मन में कि कहां कहां रिकॉर्ड करूं, तो मैं लाया हूं ना इसका सॉल्यूशन। ये देख बेटा गोलू, ये देख, देखो देखो, फॉर कैश एंड बैंक ट्रांजैक्शंस यू हैव कैश बुक। ठीक है भाई, ये लाइन खींचना भूल गया था क्या मैं? फॉर कैश एंड बैंक ट्रांजैक्शंस यू हैव कैश बुक। कैश से जुड़ी हुई और बैंक से जुड़ी हुई जितनी भी ट्रांजैक्शंस है, इनफ्लो आउटफ्लो, फॉर दैट यू हैव कैश बुक। ठीक है, कैश बुक आप सिंगल कॉलम वाली भी बना सकते हो, डबल कॉलम वाली भी बना सकते हो, बताऊंगा, सब बताऊंगा इस वीडियो में, टेंशन ना को। और फिर उसके बाद जब आप क्रेडिट परचेज करोगे गुड्स को, तो आप उसे आप रिकॉर्ड करोगे परचेजेस बुक में। अब इसमें बच्चे गलती क्या करते हैं, इस शब्द पे ध्यान नहीं देते, इसलिए मैं शब्द पे पहले ही हल्दी लगा के आया हूं, इसको पीला करके आया हूं। ठीक है, जब आप उधार खरीदोगे गुड्स, क्योंकि अगर नकद खरीदे होते गुड्स
तो कैश से जुड़ी हुई ट्रांजेक्शन हो गई ना दोस्त, फिर तो वो कैश बुक में रिकॉर्ड हो ही जाएगी ना मेरे भाई। लेकिन अगर आप उधार खरीदोगे गुड्स, उधार, तो फिर वो आपको ऑफ कोर्स परचेजेस बुक में रिकॉर्ड करना है। और परचेजेस शब्द जब आ जाता है तो सबको पता है कि भैया परचेजेस शब्द तो गुड्स के लिए ही यूज होता है ना। तो याद रखें, परचेजेस बुक क्या रिकॉर्ड करेगा? क्रेडिट परचेज ऑफ गुड्स। ठीक है, ऐसे सेल्स बुक क्या रिकॉर्ड करेगा? क्रेडिट सेल्स ऑफ गुड्स। क्लियर हो गई बात? उसके बाद परचेज रिटर्न अगर कभी हो जाती है, ठीक है, परचेज रिटर्न का मतलब क्या होता है? खरीदा हुआ माल वापस कर दिया आपने। अब इसमें ध्यान से सुनना, अगर आपने माल नकद खरीदा था और आपने वो माल वापस कर दिया, और जैसे ही आपने माल वापस करा अगले ने आपको पैसा दे दिया, अगेन इट इज अ कैश ट्रांजैक्शन, नाउ इट विल बी रिकॉर्डेड इन कैश बुक। लेकिन अगर आपने उधार माल खरीदा था और उधार पे खरीदा हुआ माल आपने वापस कर दिया, अब तो आपको पैसा नहीं मिलेगा ना इसके बदले, क्योंकि तुमने कौन सा पैसा दे रखा है? उधार खरीदा था ना। सो अगर उधार खरीदे हुए सामान को वापस कर दिया आपने, तो इट विल बी रिकॉर्डेड इन रिटर्न आउटवर्ड्स बुक, या फिर परचेजेस रिटर्न बुक भी हम उसको बोल सकते हैं। ठीक है, वैसे तो ये जितना भी ज्ञान है ना, ये इस चैप्टर का ज्ञान नहीं है, ये अदर बुक्स, मतलब कैश बुक एक चैप्टर हो गया ये वाला, है ना, ये हमारा करंट चैप्टर है। और ये जितनी भी किताबें यहां पर लिखी हैं ये हैं अदर बुक्स, जो कि मैं अलग से एक वीडियो में रिकॉर्ड करूंगा। तो हालांकि ये सारा ज्ञान मैं उस वीडियो में देने वाला था, पर ले लो, ज्ञानी तो है, फ्री में मिल रहा है। ठीक है, चलो। सो परचेज बुक, सेल बुक, परचेज रिटर्न के लिए रिटर्न आउटवर्ड्स बुक हो गई या परचेज रिटर्न बुक हो गई। उसके अलावा सेल्स रिटर्न के लिए वी हैव रिटर्न इनवर्ड्स बुक, ऑल्सो नोन एज सेल्स रिटर्न बुक। और कुछ ट्रांजैक्शंस जो इनमें से किसी भी बुक के अंदर नहीं आ पाएंगी, इनमें से किसी भी बुक में जो ट्रांजैक्शन एंटर नहीं हो पाई बेचारी, वो कहां एंटर होगी? एक स्पेशल किताब के अंदर जिसका नाम है जर्नल प्रॉपर। इट इज ऑल्सो कॉल्ड जनरल जर्नल, जनरल जर्नल। ठीक है, जर्नल प्रॉपर या जनरल जर्नल के अंदर वो ट्रांजैक्शंस रिकॉर्ड होंगी जो निम्नलिखित में से किसी भी बुक के अंदर रिकॉर्ड नहीं हो पाई। ठीक है, इन तमाम चीजों के आगे मैंने बुक लिखा है, आप बुक ना बोलकर जर्नल भी बोल सकते हो। मतलब ये कि आप इसको कैश जर्नल बोल सकते हो, परचेजेस जर्नल, सेल्स जर्नल, रिटर्न आउटवर्ड्स जर्नल, सेल्स रिटर्न जर्नल। समझ में आ रही है ना बात? बुक कह लो, जर्नल कह लो, एक ही बात है। क्लियर हो गई बात? एक बार फिर से बताऊंगा, देखो ये जो जितनी भी किताबें हैं, या तो आप अलग से इन किताबों को बना लो, या फिर आप वो सिंपल वाला जर्नल बना लो जो आप बना ही रहे थे मेरे साथ। समझ में आ रही है बात? ये मैंने पीछे भी बताया आपको कि फॉर द रिकॉर्डिंग ऑफ ट्रांजैक्शंस, क्लासिफाइंग के लिए तो लेजर है, वो तो बनाना ही पड़ेगा आपको एनी हाउ। ठीक है, बट फॉर द रिकॉर्डिंग ऑफ ट्रांजैक्शंस आपके पास या तो जर्नल आ जाता है या आ जाता है जर्नल का सब डिविजन। अब अगर जर्नल बना ही लिया A to Z सारी ट्रांजैक्शंस के लिए जर्नल ही बना लिया, तो कहानी खत्म, किस्सा ही खत्म, है ना। और अगर आपने डिवाइड कर दिया जर्नल को, तो दैट जर्नल विल बी डिवाइडेड इन टू पार्ट्स, वन इज स्पेशल पर्पस बुक्स पार्ट 1 एंड द अदर वन इज स्पेशल पर्पस बुक्स पार्ट 2। ठीक है, पार्ट 1 में कैश बुक, क्योंकि एक इकलौता अलग से चैप्टर है ये। ठीक है, टीएस ग्रेवाल की अगर मैं बात करूं तो वहां पर ऐसे ही है, स्पेशल पर्पस बुक्स का पार्ट 1 एंड स्पेशल पर्पस बुक्स का पार्ट 2। पार्ट 1 इज कैश बुक एंड पार्ट 2 इज अदर बुक्स। टीएस ग्रेवाल में ऐसा ही है, एनसीईआरटी में या और किसी बुक में आई डोंट नो कैसा है। क्लियर हो गई बात? चलें आगे। चलो भाई, तो ये सब मैंने आपको बता दिया कहां कहां किस किस ट्रांजैक्शन को आपने रिकॉर्ड करना है। तो पीछे वाली स्लाइड और ये वाली स्लाइड का आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो नोट्स के लिए, लेकिन स्क्रीनशॉट लेना ही नहीं है, क्योंकि जितना भी मैं पढ़ाने वाला हूं इस पूरे सेशन में, उसके नोट्स आपको हमारी ऐप पर मिल जाएंगे। ठीक है, पीडब्ल्यू की ऐप डाउनलोड करनी है और वहां पर आपको ये फ्री नोट्स मिल जाएंगे। यू हैव टू सर्च पेस बैच, पेस कॉमर्स, इट इज अ फ्री बैच एक्चुअली। ठीक है, कोई आपसे 1 रुपया नहीं लेंगे भाई, सिर्फ आपका प्यार चाहिए। ठीक है, आपने ऐप डाउनलोड करनी है, वीडियो तो आप यहां से देख ही रहे हो, क्वेश्चंस की प्रैक्टिस भी मैं यहां से करा के भेजूंगा आपको। बस ये जो इसकी पूरी पीडीएफ है, जो भी लिख के मैं लाया हूं या आगे लिखने वाला हूं, उसकी पीडीएफ आपको हमारी ऐप पर मिल जाएगी फ्री ऑफ कॉस्ट। ठीक है, चले आगे, क्वेश्चन डाल देते हैं। अब एक एमसीक्यू खेलते हैं थोड़ा सा, है ना। गुड्स परचेज्ड ऑन कैश आर रिकॉर्डेड इन विच बुक? बताओ, अगर आपने कुछ गुड्स खरीदे हैं कैश बेसिस पे, तो कौन सी बुक में रिकॉर्ड करोगे? गुड्स, है ना, गुड्स। और गुड्स के लिए आपको शिवम भैया ने सिखाया था कि जब भी गुड्स शब्द आ जाता है तो परचेजेस शब्द इस्तेमाल किया जाता है। गुड्स के लिए परचेजेस शब्द इस्तेमाल किया जाता है, हेंस गुड्स परचेज्ड विल बी रिकॉर्डेड इन परचेज बुक। गलत आंसर, क्योंकि हमने ये नहीं पढ़ा कि गुड्स आपने कैश में खरीदे, कैश में नकद खरीदे, और अगर नकद ही खरीद लिए तो भैया पैसा चला गया ना।
और पर पैसा चला गया तो कैश बुक में रिकॉर्ड होगा। परचेजेस बुक में गुड्स की खरीदारी रिकॉर्ड होती है, लेकिन उधार वाली खरीदारी, ठीक है, जहां किसी भी ट्रांजैक्शन में कैश या बैंक का इनफ्लो या आउटफ्लो अगर आ जाए तो आपको कैश बुक में ही रिकॉर्ड करना है। इस चीज को कृपया करके ना भूलें आप। ओकेज, चलो एक और क्वेश्चन करो अब, इसका जवाब बताओ। When a firm maintains a cash book, it need not maintain what? अगर कोई फर्म कैश बुक मेंटेन कर लेती है, कैश बुक बना लेती है, तो फिर उस फर्म को क्या बनाने की जरूरत नहीं है? जर्नल प्रॉपर बनाने की जरूरत नहीं है क्या? है भाई, जर्नल प्रॉपर तो फॉर द लेफ्ट ओवर ट्रांजेक्शन होता है ना, जो ट्रांजेक्शन किसी भी बुक में नहीं आ पाएगी बेचारी, वो फिर जर्नल प्रॉपर में जाएगी, तो जर्नल प्रॉपर तो बनाना पड़ेगा। परचेज बुक भी बनानी पड़ेगी, सेल्स बुक भी बनानी पड़ेगी, लेकिन बैंक और कैश का अकाउंट नहीं बनाना पड़ेगा आपको लेजर के अंदर। ये चीज मैंने वैसे तो बताई नहीं थी अभी अब तक आपको, सॉरी फॉर दैट। पर हाँ, इसका जवाब, ये सवाल पहले मैंने डाला है जबकि इसका जवाब बाद में है, ठीक है। इंतजार करना और आधे घंटे के आसपास इस वीडियो को देखना और इस क्वेश्चन का जवाब आपको पता चल जाएगा। ये वाला जो सवाल है ना, ये इसका जवाब आपको पता चल जाएगा सिर्फ आधे घंटे के अंदर अंदर। इसलिए अब पता तो चली गया कि डी पार्ट इज द राइट आंसर, लेकिन लॉजिक क्या है? मतलब अगर मैं कैश बुक बना रहा हूं तो मुझे कैश का और बैंक का लेजर नहीं बनाना, वो जो टी शेप का अकाउंट होता है वो नहीं बनाना। पर हां, ये जो नीचे वाली जितनी भी किताबें हैं इनसे जुड़ा हुआ लेजर मुझे फिर भी बनाना है। परचेज बुक जो है वो परचेज अकाउंट को सब्स्टिट्यूट नहीं करती है। परचेज बुक बनाओगे तो बाद में परचेज का अकाउंट भी बनाना पड़ेगा, लेजर लेजर। सेल्स बुक बनाओगे तो सेल्स का अकाउंट भी बनाना पड़ेगा। लेकिन कैश बुक अगर बना ली तो कैश या बैंक का अकाउंट बनाने की जरूरत नहीं है। लॉजिक आधे घंटे में समझ में आ जाएगा। क्या हो सकता है जल्दी भी समझ में आ जाए। ओकेज, चलो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन। कैश बुक डज नॉट रिकॉर्ड ट्रांजैक्शंस ऑफ विच नेचर? कैश बुक किस प्रकार की ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड नहीं करता है? बताएं जरा, बताओ बताओ बताओ, मुझे प्यास लग रही है यार। कैश बुक किन तरह की ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड नहीं करता है? भैया देखो ऐसा है, इससे आसान तो सवाल हो नहीं सकता। जब उसका नाम ही कैश बुक है तो वो क्रेडिट नेचर की ट्रांजैक्शंस को कैसे रिकॉर्ड कर सकती है? ठीक है, कैश बुक है तो कैश नेचर की ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करेगी, ठीक है। क्रेडिट नेचर की ट्रांजैक्शंस रिकॉर्ड उसमें नहीं होंगी। अच्छा, सी पार्ट में लिखा है कैश एंड क्रेडिट नेचर, ठीक है। कैश बुक जो है वो कैश और क्रेडिट दोनों को रिकॉर्ड नहीं करती, ऐसा नहीं है भाई, है ना। तो कैश को तो रिकॉर्ड करती है, तो इसलिए ये नहीं आंसर, क्रेडिट नेचर इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, ठीक है। डबल कॉलम कैश बुक, इस क्वेश्चन को भाई बाद में अटेम्प्ट करना, ठीक है। अभी 2-3 मिनट बाद अटेम्प्ट करना, पहले मैं आपको बता दूं। ओके, अब सबसे पहले, क्योंकि आज का जो गोल था उसमें सबसे पहले कौन सी वाली बुक थी? सबसे पहले उसमें कहां है गोल? उफ, ये रहा भाई गोल। तो आज के गोल में से हमने क्या क्या अचीव कर लिया, एक बार जरा बात कर लेते हैं उस बारे में। भाई हमने स्पेशल पर्पस बुक्स का ज्ञान ले लिया, ठीक है। स्पेशल पर्पस बुक्स के ऊपर हमने ज्ञान ले लिया। सिंगल कॉलम कैश बुक और डबल कॉलम कैश बुक के ऊपर पूरा चैप्टर है मोटा मोटा, और बाद में आती है पेटी कैश बुक, ठीक है। तो गेस करो अब हम क्या पढ़ने वाले हैं? यस, सिंगल कॉलम कैश बुक हम पढ़ने वाले हैं, ठीक है। तो फॉर्मेट की बात करते हैं जरा, हाउ टू प्रिपेयर दिस कैश बुक कॉल्ड सिंगल कॉलम कैश बुक, ठीक है। चलो भाई, ये रहा आपका फॉर्मेट बेटा। दिस इज हाउ वी प्रिपेयर अ कैश बुक। सिंगल कॉलम कैश बुक इस तरह से बनाई जाती है। अच्छा, अब मैं आपको बताना चाहता हूं व्हाट इज अ सिंगल कॉलम कैश बुक, राइट। ये सिंगल और डबल का क्या चक्कर है, ठीक है, ठीक है। सिंगल और डबल का क्या चक्कर है? देखो भाई, कैश बुक जो है वो बनाई जाती है दो तरह की। एक होती है सिंगल कॉलम वाली कैश बुक, एक होती है डबल कॉलम वाली कैश बुक, ठीक है। डबल कॉलम वाली कैश बुक जो है उसमें कैश वाली ट्रांजैक्शंस भी आती हैं और क्रेडिट वाली भी। नहीं 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 नहीं, क्रेडिट ट्रांजैक्शंस नहीं आएंगी भाई, क्योंकि वहां तो कैश का आवन जावन है ही नहीं ना। डबल कॉलम कैश बुक का मतलब है एक्चुअली कैश वाली ट्रांजैक्शंस भी आएंगी और बैंक वाली ट्रांजैक्शंस भी आएंगी, ठीक है।
सिंगल कॉलम कैश बुक के अंदर एक तरह की ट्रांजेक्शन आएगी, या तो कैश या फिर बैंक, या तो कैश या तो बैंक। ठीक है, बाकी प्रैक्टिकल लाइफ में सिंगल कॉलम कैश बुक जैसा कुछ नहीं होता। मतलब आज के दौर में सिंगल कॉलम, भाई बहुत फंबल कर रहा हूं यार मैं, क्या हो रहा है मुझे आज के दौर में सिंगल कॉलम कैश बुक हम नहीं बनाते हैं। अब मैंने क्योंकि बहुत सी फर्म्स की कैश बुक देखी भी है, तो डबल कॉलम ही देखने को मिलती है। इनफैक्ट वहां पर 2-3 बैंक्स होते हैं, तो 2-3 अलग अलग बैंक्स के कॉलम भी बनाए जाते हैं उसमें कई बार, तो डबल कॉलम कैश बुक। ठीक है, सिंगल कॉलम कैश बुक के ऊपर लेकिन हम फिर भी एक क्वेश्चन जरूर करेंगे। आइए देखते हैं। ये फॉर्मेट है, जैसे जर्नल की शुरुआत करते थे ना, लिखते थे इन द बुक्स ऑफ, जो भी कंपनी का नाम है। ठीक है, तो कंपनी का नाम लिख देना है, नीचे कैश बुक लिख देना है। अब ध्यान से देखना बेटा, एक लाइन है जो इस पूरे फॉर्मेट को 2 पार्ट्स में डिवाइड कर रही है, वो है ये वाली लाइन। ठीक है, सो इट इज अ टी शेप्ड फिगर, परफेक्टली टी शेप्ड फिगर, जस्ट लाइक अ लेजर। डेट, पर्टिकुलर्स, लेजर फोलियो, देन अमाउंट। यहां पर भी डेट, पर्टिकुलर्स, लेजर फोलियो, देन अमाउंट। अब जब मैं यहां पर लेजर फोलियो की बात कर रहा हूं, तो मतलब जाहिर है कि ये लेजर नहीं है, क्योंकि अगर ये खुद लेजर होता तो यहां लेजर फोलियो की जगह जर्नल फोलियो का कॉलम आता। लेजर वाली वीडियो में हमने बात करी थी इस सब के बारे में। पर ये लेजर है नहीं, पर दिख तो लगभग लेजर जैसी ही रही है ये कैश बुक। इसीलिए पीछे वो एमसीक्यू था ना, कि जब आप कैश बुक बना लेते हो तो आपको कैश का लेजर बनाने की जरूरत नहीं है, बैंक का लेजर बनाने की जरूरत नहीं है। क्लियर हो गई बात? बट इट इज अ सिंगल कॉलम कैश बुक। अगर मैं इसको मान के चलूं कि भाई इसमें सिर्फ कैश से जुड़ी हुई ट्रांजेक्शन आएंगी, बैंक वाली नहीं, तो भैया बैंक वाली ट्रांजेक्शन फिर आपको अलग से रिकॉर्ड करनी पड़ेगी। फिर बैंक का आपको लेजर उस केस में बनाना पड़ेगा, और वो फिर जर्नल के अंदर रिकॉर्ड करनी पड़ेगी आपको बैंक वाली ट्रांजेक्शन। ठीक है भाई, तो ये हो गई आपकी सिंगल कॉलम वाली कैश बुक। इसमें केवल और केवल कैश एंटर होगा, हार्ड कैश। नो बैंकिंग ट्रांजेक्शंस, नो यूपीआई, नो पेटीएम, गूगल पे, फोन पे, नथिंग लाइक दैट। ठीक है, इट इज अ सिंगल कॉलम कैश बुक। सिंगल है ये, मेरी तरह। खैर, सो आपने फॉर्मेट अच्छे से देख लिया। अब वो ये लेजर वाला फॉर्मेट है, सिंपल सी बात है। फॉर एग्जाम्पल, सबसे पहली जर्नल एंट्री किसी भी बिजनेस की जिंदगी में क्या होती है? जब उस बिजनेस में पैसा लगाया जाता है, पहली जर्नल एंट्री होती है कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट। तो बस वही है, यहां पर लेफ्ट साइड में आपको सारे के सारे इनफ्लोज को रिकॉर्ड करना है बेटा। जितने भी इनफ्लोज हैं उसे आपको लेफ्ट साइड पे रिकॉर्ड करना है, यानी डेबिट साइड में सारे आपको पॉजिटिव्स रिकॉर्ड करने हैं, पैसे का आगमन डेबिट साइड पे रिकॉर्ड करना है। और क्रेडिट साइड पे आपको जो है सारे के सारे आउटफ्लोज को रिकॉर्ड करना है। पैसा जब भी जाएगा तो क्रेडिट साइड पे रिकॉर्ड होएगा। ठीक है बेटा, और ये लेजर फोलियो का कॉलम क्या है? यूजलेस है। लेजर फोलियो का कॉलम जो है यहां पर, वो कतई यूजलेस है। इफ यू फील योर सेल्फ एनी टाइम यूजलेस इन योर लाइफ, जस्ट लुक एट दिस कॉलम ऑफ लेजर फोलियो। जिंदगी में कभी भी अगर महसूस हो ना कि तुम यूजलेस हो, तो इस कॉलम की तरफ देख लेना, ये भी यूजलेस है। ठीक है, चलो, तो ये हो गया जी सिंगल कॉलम कैश बुक का फॉर्मेट। अब सिंगल कॉलम कैश बुक में किस तरह से ट्रांजेक्शंस आती हैं वो मैं आपको एक बार बता देता हूं। ठीक है, सबसे पहले सपोज आपने बिजनेस स्टार्ट करा, पैसा आया ना बिजनेस के अंदर, तो आप यहां पर डेट लिख दो, एक बार आप ईयर लिख देना। ठीक है, वैसे तो क्वेश्चन अभी आ रहा है, टेंशन नहीं, गुस्सा नहीं, गाली नहीं। ठीक है, क्वेश्चन आ रहा है, एक बार आपको ईयर लिख देना है। यहां भी मैंने लिख दिया 2025, और मैंने यहां भी लिख दिया 2025। ठीक है, बार बार आपको 2025 लिखने की जरूरत नहीं है। और अब आपको सीधा मंथ डेट पे खेलना है। ठीक है, तो 2025 में मान के चलते हैं अगस्त की 1 तारीख को बिजनेस शुरू हुआ। अब बिजनेस शुरू हुआ तो पैसा आया तो डेबिट साइड पे लिखना है। अच्छा, पैसा आएगा तो किस नाम से लिखोगे? टू कैपिटल अकाउंट। ठीक है, वही लेजर की तरह है यार, बिल्कुल लेजर की तरह है। टेंशन क्यों ले रहे हो? तभी तो मैंने बोला इस वीडियो से पहले वो लेजर वाली वीडियो निपटा लो। मानो बात को। ठीक है, पैसा आया, सपोज बिजनेस में 1 लाख रुपए इन्वेस्ट करे आपने, यहां पर आ गए 1 लाख रुपए, खत्म हो गई बात। ठीक है दोस्तों, अच्छा जी, उसके बाद पैसा आया तो सपोज आपने गुड्स खरीदे। कब खरीदे? 1 अगस्त की जगह 3 अगस्त को, तो गुड्स खरीदे तो पैसा गया, तो फिर यहां पर रिकॉर्ड करोगे आप August 3, एंड यहां पर आ जाएगा बाय परचेजेस अकाउंट। सर यहां पर परचेजेस अकाउंट क्यों आ रहा है? बेटा थप्पड़ मारूंगा, लेजर वाली वीडियो देख ले जाके पहले। ठीक है, यहां पर पैसा चला गया। ठीक है, कितने? सपोज 10,000 रुपए के आपने गुड्स खरीद लिए। तो आप मोटा मोटा समझ गए ना किस तरह से कैश बुक में रिकॉर्डिंग होती है ट्रांजैक्शंस की। ठीक है, जर्नल आना चाहिए आपको ऑफ कोर्स,
और जिस तरह से आप लेजर पोस्टिंग करते थे उस तरह से आप यहां पर ट्रांजैक्शंस पोस्ट कर दोगे डायरेक्टली इनटू द कैश बुक विदाउट पासिंग अ जर्नल एंट्री। तो कैश बुक हमारा काम आसान करती है। ठीक है, अगर आप स्पेशल पर्पस बुक्स मेंटेन कर लेते हो तो एक फायदा आपका ये हो जाएगा, कैश बुक के संदर्भ में ये बात कर रहा हूं मैं, सिर्फ कैश बुक बनाने से ये फायदा हो जाएगा कि कैश से जुड़ी हुई जर्नल एंट्रीज नहीं करनी और कैश का टी शेप का लेजर भी नहीं बनाना, सिर्फ क्या बनानी है, कैश बुक, सिर्फ कैश बुक बनानी है। ये क्लियर हो गई बात? चलें आगे। तो ये राजी फॉर्मेट। अब मेरे को क्वेश्चन कराने का मन कर रहा है बहुत जोर की, मेरे को क्वेश्चन आ रहा है। ठीक है, तो ये आपके सामने एक क्वेश्चन है। ठीक है, हैंडराइटिंग देख रहे हो कितनी प्यारी है तुम्हारे भाई की, लिख सकते हो तुम ऐसा? चलो, तो कंसिडर द फॉलोइंग ट्रांजैक्शंस ऑफ मेसर्स रूपा ट्रेडर्स। रूपा ट्रेडर्स फर्म का नाम है। ठीक है, मेरा इससे कोई व्यक्तिगत रूप से लेना देना नहीं है, तो कृपया कमेंट ना करें उस तरह का। ठीक है, कंसिडर द फॉलोइंग ट्रांजैक्शंस ऑफ रूपा ट्रेडर्स एंड ऑब्जर्व हाउ दे आर रिकॉर्डेड इन अ सिंगल कॉलम कैश बुक। सिंगल कॉलम कैश बुक बनानी है बेटा। ठीक है, सिर्फ एक कॉलम वाली कैश बुक। डबल कॉलम वाली कैश बुक में बैंकिंग ट्रांजैक्शंस भी आ जाती हैं, पर यहां पर अगर मुझे कोई बैंकिंग ट्रांजैक्शन मिल गई तो मैं उसे रिकॉर्ड नहीं कर पाऊंगा, उससे मेरा कैश का इन्वॉल्वमेंट जितना होगा मैं सिर्फ उतना पार्ट रिकॉर्ड कर पाऊंगा। मैं क्या कहना चाह रहा हूं वो आपको थोड़ा बेहतर और समझ में आ जाएगा जब आप डबल कॉलम कैश बुक सीख चुके होगे मेरे साथ। ओके क्यूटी, चलो आ जाओ। तो ये ट्रांजेक्शन एक बार आप रीड कर लो। 2025 में अप्रैल 1 से लेकर और अप्रैल 27 तक की ट्रांजेक्शन हैं, एक बार फटाफट फटाफट पढ़ लेते हैं। इनफ्लोज आउटफ्लोज होंगे और क्या ही होगा। कैश हमारे ऑलरेडी हाथ में है 30,000। बेटा दिस इज नॉट अ ट्रांजेक्शन, दिस इज अ बैलेंस एंड यू ऑलरेडी नो हाउ टू राइट अ बैलेंस। ठीक है, लेजर वाली वीडियोस निपटा लेना अगर इस तरह की प्रॉब्लम हो तो। ठीक है, देन वी हैव रिसीव्ड कैश फ्रॉम गुरमीत, then we have paid insurance, purchased furniture, purchased goods from Shyam, sold goods for cash, purchased goods from Mudit in cash, paid rent, deposited in bank and withdrawn cash for personal use। ठीक है, ये कुछ ट्रांजैक्शंस हैं। सिंगल कॉलम वाली प्यारी सी खूबसूरत सी कैश बुक बनानी है हमें। ठीक है, फॉर्मेट तुम्हें बनाना है। कॉपी पेन स्केल लेकर बैठे हो कि नहीं? अभी निकालो कॉपी पेन स्केल, सीधे होके बैठो, भगवान का नाम लो और सीधे होके बैठो। लेट के वीडियो तुम देख रहे हो ना तुम? चलो, ये रहा फॉर्मेट भाई, है ना? ठीक है, फॉर्मेट ये रहा। सबसे ऊपर क्या लिखना होता है? इन द बुक्स ऑफ जो भी कंपनी का नाम है। तो हमारी फर्म का, हमारी कंपनी का नाम क्या था? मेसर्स रूपा ट्रेडर्स। ठीक है, तो यहां पर लिख देते हैं हम रूपा ट्रेडर्स। थोड़ी जगह कम है तो ठीक ठीक लगा लेना, गुस्सा मत करना। ठीक है, उसके बाद नीचे मैंने लिख ही दिया कैश बुक। यू डोंट हैव टू राइट लाइक दैट सिंगल कॉलम कैश बुक, ऐसा कुछ नहीं, कैश बुक लिखो और चलते बनो। ठीक है भाई, और ये वाली जो लाइन है ये इस पूरे फॉर्मेट को दो बराबर हिस्सों में डिवाइड कर रही है। पहले आ गया डेट पर्टिकुलर्स लेजर फोलियो देन अमाउंट, और फिर उसके बाद अगेन डेट पर्टिकुलर्स लेजर फोलियो देन अमाउंट। एक चीज मैं आपको जरूर बताना चाहूंगा कि शायद आपकी स्कूल टीचर मना ही कर दे कि भैया सिंगल कॉलम कैश बुक अगर बना रहे हो तो लेजर फोलियो का कॉलम ना बनाओ, तो आप मैम से अपनी या सर से पूछ लेना। ठीक है, 11th क्लास में वही माई बाप है। ठीक है, उनसे बिल्कुल हाथ जोड़ के बात करनी है। ठीक है, अच्छा एक और कॉलम बनता है यहां पर जिसको हम बोलते हैं वाउचर नंबर। तो वो कॉलम मैंने नहीं बनाया बिकॉज मैंने जितने भी अलग अलग तमाम स्कूलों के बच्चों को पढ़ाया, मुझे ऑलमोस्ट 100% बच्चे कहते थे कि ये इस कॉलम को बनाने के लिए मना ही कर दिया हमारी मैम ने, इसलिए मैंने ये कॉलम ना यहां बनाया ना इधर बनाया। अदरवाइज ये कॉलम भी होता है दोनों साइड्स। वी नंबर इज कॉल्ड वाउचर नंबर। ठीक है, वाउचर का मतलब बिल। कोई भी ट्रांजेक्शन अगर आप एंटर कर रहे हो तो उसका कुछ ना कुछ बिल नंबर रहा होगा ना, तो वो हम यहां पर एंटर कर देते हैं। बट अभी हम स्टूडेंट पर्सपेक्टिव से सीख रहे हैं तो इस कॉलम को बनाने की जरूरत नहीं है। ठीक है भाई, अब कोई भी जर्नल एंट्री यहां पर हमें पोस्ट नहीं करनी है, पर जर्नल एंट्री बनानी जरूर है दिमाग में। जितनी भी ट्रांजेक्शंस मैंने पीछे लिखी हैं उन सब की जर्नल एंट्री आपको अपने दिमाग में बनानी है और फिर ये सोचना है कि इसमें कैश का इनफ्लो है या आउटफ्लो है। इनफ्लो है तो इधर रिकॉर्ड कर देना, आउटफ्लो है तो इधर रिकॉर्ड कर देना, खत्म हो गई बात। ओके, अब सुनो, सबसे पहले तो भैया मुझे गिवन है 2025 में 1 अप्रैल को आई ऑलरेडी हैव दिस बैलेंस ऑफ कैश एंड इट इज 30,000 रुपीज। 30,000 रुपए मेरे पास ऑलरेडी कैश हैं, तो भैया ओपनिंग बैलेंस इधर आता है 2025 अप्रैल 1, अप्रैल ही था ना यार, मेरी याददाश्त बड़ी कमजोर हो गई। हाँ, अप्रैल 1 30,000 रुपए। बेटा इधर कुछ भी लिखते हैं तो 2 आएगा, ये लेजर में भी मैंने बताया हुआ है 2 2 2 2 2 बाय 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 बाय।
टू बैलेंस ब्रॉड डाउन। कितना पैसा पड़ा है हमारे पास? 30,000 रुपीज। ये मैंने यहां पर लिख दिया 30,000 रुपीज। खत्म हो गई बात। ठीक है, सही आ रहा है वीडियो में ये। 30,000 रुपीज का बैलेंस आ गया यहां पर। ठीक है, उसके बाद गुरमीत पाजी से मेरे को कैश रिसीव हुआ है। कितना? 12,000 रुपए। कौन सी तारीख को? 2 तारीख को। बताओ जल्दी किस साइड रिकॉर्ड होगा ये, जल्दी बताओ। यस, डेबिट साइड। किस नाम से रिकॉर्ड होगा? टू व्हाट? टू गुरमीत। रीजन, जब भी गुरमीत से आपको पैसे प्राप्त होते हैं उसकी जर्नल एंट्री बनाई आपने, सोचा दिमाग में आपने, जर्नल एंट्री क्या बनती है? कैश अकाउंट डेबिट टू गुरमीत। इसलिए कैश अकाउंट डेबिट होगा विच स्पेसिफाइज कि भैया ये चीज कैश बुक में डेबिट साइड रिकॉर्ड होगी, पर नाम किसका? टू गुरमीत। तो टू गुरमीत 12,000 2 तारीख। अप्रैल टू गुरमीत 12,000 रुपए। खत्म हो गई बात जी। नेक्स्ट ट्रांजेक्शन 5 तारीख को हमने इंश्योरेंस पे करा 6,000 रुपए। किस साइड रिकॉर्ड होगा? क्रेडिट साइड। किस नाम से? बाय इंश्योरेंस 6,000 रुपीज 5 तारीख। बेटा एक बार 2025 लिखना पड़ेगा आपको, क्योंकि यहां पर आपने एक भी बार नहीं लिखा है। और फिर हम लिख देंगे यहां पर अप्रैल 6, और फिर हम लिख देंगे बाय इंश्योरेंस पेड या इंश्योरेंस 6,000 रुपीज। ठीक है दोस्त, ये हो गई हमारी नेक्स्ट ट्रांजेक्शन। उसके बाद फर्नीचर खरीदा 8 तारीख को। 13,800 रुपए का फर्नीचर खरीदा हमने 8 तारीख को। ठीक है, ये यहां पर रिकॉर्ड हो जाएगा। अप्रैल 8, 13,800। क्या खरीदे हो? फर्नीचर। तो बाय फर्नीचर अकाउंट, बाय फर्नीचर अकाउंट। खत्म हो गई बात। दिस इज हाउ वी प्रिपेयर सिंगल कॉलम कैश बुक। अब अच्छे बच्चों की तरह वीडियो पॉज करके अगर कॉपी पेन लेके बैठे हो तो, वैसे तो मुझे पता है कितने तुम में से कॉपी पेन लेके बैठे होंगे, बट खैर अगर कॉपी पेन लेके बैठे हो ढंग से पढ़ने के लिए तो वीडियो पॉज करके जितनी ट्रांजेक्शन से खुद से कंप्लीट कर लो, पूरी कैश बुक बना लो खुद से। ठीक है, मैं तो बाकी बना ही रहा हूं, है ना जी। चलो भाई, फर्नीचर 13,800 का खरीद लिया। 9 तारीख को हमने परचेज करे गुड्स श्याम से 15,000 रुपए के। ठीक है, तो गुड्स खरीदने से पैसा आता है कि जाता है? जाता है। जाता है तो मतलब क्रेडिट साइड है ना, तो मतलब इधर रिकॉर्ड करना है, पर नहीं करना है, क्योंकि यहां पर साफ साफ लिखा है परचेज्ड गुड्स फ्रॉम श्याम। मेरे भाई अगर पार्टी का नाम गिवन है तो कितनी बार बताया है, पार्टी का नाम अगर गिवन है तो दिस थिंग स्पेसिफाइज कि आपने गुड्स उधार खरीदे हैं, क्रेडिट बेसिस पे खरीदे हैं मेरे भाई, क्रेडिट बेसिस पे खरीदे हैं। और अगर क्रेडिट बेसिस पे खरीदे हैं गुड्स वो भी, तो उसको रिकॉर्ड करने के लिए सही जगह कैश बुक नहीं है। कौन सी है जगह? ये ट्रांजेक्शन जाएगी परचेजेस बुक में। परचेजेस बुक का माल है ये, परचेजेस बुक का। तो अप्रैल 9 विल नॉट बी रिकॉर्डेड इन कैश बुक। ठीक है, इसलिए नहीं कि ये सिंगल कॉलम कैश बुक है, डबल कॉलम कैश बुक होती तब भी रिकॉर्ड नहीं करते हम अप्रैल 9 को, क्योंकि ये परचेज बुक में रिकॉर्ड होने वाली ट्रांजैक्शन है। ठीक है, तो अप्रैल 9 पे कांटा मार दो। अच्छा जी, इसी तरह से अप्रैल 10 आ जाता है, ये भी कैश बुक में रिकॉर्ड होगी, क्योंकि यहां पर लिखा है सोल्ड गुड्स फॉर कैश, 28,000 रुपए नकद में माल बेचा है, तो यहां तो भैया पैसा आएगा। ठीक है, सो 10 तारीख वाली ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड कर देते हैं एक बार। अप्रैल 10 टू सेल्स अकाउंट, कितने में बेचा? 28,000 रुपए, 28,000 रुपीज। देन उसके बाद में फटाफट फटाफट चलते हैं। अप्रैल 13 परचेज गुड्स फ्रॉम मुदित, फिर से पार्टी का नाम आ गया, पर आगे लिखा है इन कैश, नकद खरीदा है मुदित से हमने माल। ठीक है, परचेज गुड्स फ्रॉम मुदित इन कैश 13 तारीख रिकॉर्ड होगा। क्या नाम आएगा? मुदित या परचेजेस? अबे जब तुमने मुदित को पैसे दे ही दिए तो मुदित ना तुम्हारा डेटर है ना क्रेडिटर है, मुदित का कोई खाता नहीं है, नकद माल खरीदा है, और नकद माल खरीदने की एंट्री होती है परचेजेस अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। तो कैश अकाउंट में ये क्रेडिट साइड रिकॉर्ड हो ही रहा है, कैश अकाउंट मींस कैश बुक, नाम आएगा परचेजेस अकाउंट का। ठीक है, कितने रुपए का माल खरीदा है आपने मुदित से? 17,400 रुपए। ठीक से, चलो
अच्छा, एक बार कमेंट सेक्शन में बताना यार, ये काला रंग बड़ा अजीब तो नहीं लग रहा तुम्हें देखने में? फिर मैं आगे अलग 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 कलर्स यूज करा करूंगा तुम्हारे लिए, ठीक है। उसके बाद रेंट पे करा हमने 16 तारीख को, ये भी यहां पर आ जाएगा। अलग कलर यूज कर लूं अब? ये यूज कर लेते हैं। अरे वाह, बाय रेंट अकाउंट। 16 तारीख को कितना रेंट पे करा है भाई? 2500 रुपए, 2500। उसके बाद पैसा बैंक में डिपॉजिट करा 21 तारीख को। अब ये 21 तारीख को पैसा बैंक में डिपॉजिट हो रहा है, तो ये डुअल ट्रांजैक्शन है। इट इज कॉल्ड अ कॉन्ट्रा ट्रांजैक्शन या कॉन्ट्रा एंट्री। इसके बारे में बात होगी अभी डबल कॉलम कैश बुक के वक्त, तो ऑफ कोर्स बात होगी। सर कैश आपने बैंक में जमा कराया है, डिपॉजिटेड इन बैंक 8,000 रुपए। अब ये कैश बैंक में जा रहा है, तो ये बैंक से जुड़ी हुई एक ट्रांजैक्शन भी है, और क्योंकि जा तो कैश रहा है मेरे लिए, तो कैश से जुड़ी हुई ट्रांजैक्शन भी है। पर मैं अभी फिलहाल इसको सिर्फ कैश के पर्सपेक्टिव से रिकॉर्ड कर पाऊंगा, बिकॉज बैंक का कॉलम मेरे पास यहां पर नहीं है इस बुक के अंदर। आई डोंट हैव अ सेपरेट कॉलम फॉर बैंक। So for now, for the time being, this transaction will be recorded in bank account या बैंक in journal, ठीक है। बट खैर फिलहाल के लिए, क्योंकि कैश तो जा ही रहा है, और कैश जाने वाली साइड कौन सी है? राइट साइड, क्रेडिट साइड। तो 21 तारीख को कैश जा रहा है मेरे पास से, तो भैया अप्रैल 21 यहां रिकॉर्ड होगा। अब कैश कहां जा रहा है? बैंक में, तो नाम आ जाएगा बाय बैंक अकाउंट, ठीक है जी। 8,000 रुपए बैंक में चले गए। और फिर उसके बाद हम यहीं पर नहीं रुके, ठीक है, हम यहीं पर नहीं रुके। लास्ट में 27 तारीख को हमने कैश और विड्रॉ करा, बट इस बार बैंक में जमा कराने के लिए नहीं, बल्कि पर्सनल यूज के लिए 12,000 रुपए। तो ड्रॉइंग हो गई 27 तारीख को, अप्रैल 27, बाय ड्रॉइंग्स अकाउंट, ठीक है। 12,000 रुपए की हो गई ड्रॉइंग। बस बेटा खत्म हो गई बात। सारी ट्रांजेक्शन हमने रिकॉर्ड कर दी कैश बुक के अंदर, आप देख सकते हैं सारी की सारी ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड कर दी आपने। अब कैश बुक को आपने जस्ट लाइक अ लेजर, आपने कैश बुक को क्लोज करना है, ठीक है। कैश बुक को कैसे क्लोज करना है? आपको देखना है विच साइड इज ग्रेटर। व्हाट डू यू थिंक, विच साइड इज ग्रेटर? क्रेडिट साइड ज्यादा बड़ी है या डेबिट साइड? नंबर ऑफ ट्रांजेक्शंस बेशक वहां पर ज्यादा हैं, पर जो अमाउंट है वो डेबिट साइड का ही बड़ा है। आप अगर अमाउंट को देखें ध्यान से, टोटल अमाउंट अगर आप देखें बेटा, इसको डबल क्लोजिंग बोलते हैं, ठीक है। 28 और 12 हो गया 40, 40 और 30 हो गया 70। बेटा 70,000 रुपए ओवरऑल आपके पास कैश आया था, मतलब कि 30 पहले से था, फिर 40 और आया, तो 70,000 हमारे पास कैश टोटल आ गया था। 70,000 में से काफी सारी पेमेंट्स भी हुई हैं, ठीक है। आप देख सकते हैं पेमेंट्स हुई है 12 और 8 20, 17 और 13 30, 30 और 20 50, और 6 56, और 2 58,500, और 58,500, 59,500 एंड 200, और 59,700। इतना कैश आपके पास से चला गया है 70,000 में से। तो थोड़ा बहुत कैश आपके पास बचा भी है बेटा। जो कैश आपके पास बचा है उसको यहां नहीं लिख सकते, बिकॉज ये साइड ऑलरेडी बड़ी हो चुकी है। तो बचेला कैश जो है, जो बैलेंस कैश है, वो आपको वहीं पर लिखना पड़ेगा, मंथ एंड की डेट डालकर। मंथ एंड कब होता है? अप्रैल में 30 तारीख को। तो 30 तारीख की डेट डालकर, अप्रैल 30 की डेट डालकर, यहां पर आपको लिखना है बाय बैलेंस कैरीड डाउन, ठीक है जी। बाय बैलेंस कैरीड डाउन। एक बार कैलकुलेट कर लेते हैं एक्चुअली हमारा कितना बैलेंस बचा है, ठीक है जी। सो जो ओवरऑल आपकी क्रेडिट साइड है उसका टोटल देखते हैं कितना है। 6,000 प्लस 13,800 प्लस 17,400 एंड देन 2,500, देन 8 एंड 12 यानी 20,000। यस, 59,700। सो 59,700 टोटल आउटफ्लो हुआ है 70,000 में से, यानी कि आपके पास जो अब कैश बचा है वो बचा है 10,300 रुपए। तो ये 10,300 अगर मैं यहां पर लिख दूं, तो अब मेरी क्रेडिट साइड का टोटल भी हो जाएगा 70,000 खुद ब खुद। बस बेटा, दिस इज हाउ वी बैलेंस द कैश बुक एट द एंड ऑफ द मंथ, ठीक है। डबल क्लोजिंग करनी है, ये एक क्लोजिंग, ये एक और लाइन डबल क्लोजिंग हो गई, ठीक है भाई। 70,000 रुपए।
बस फिर क्या होता है, फिर अगले महीने के लिए, अब मतलब अप्रैल खत्म तो मई की ट्रांजेक्शन्स भी रिकॉर्ड होंगी ना ऑफ कोर्स कैश बुक में, तो इसी कैश बुक को फिर हम एक्सटेंड कर देते हैं और ये जो बैलेंस है वो नेक्स्ट मंथ यहां पर आ जाता है। ठीक है, नेक्स्ट मंथ कौन सा होगा मैं आपको बता भी देता हूं। नेक्स्ट मंथ विल बी योर मे। आई डोंट हैव टू राइट बार बार 2025 बिकॉज वो मैं पहले ही लिख चुका हूं। तो मई की 1 तारीख को बाय की जगह हो जाएगा 2, बैलेंस का बैलेंस, और कैरेट डाउन की जगह हो जाएगा ब्रॉड डाउन, और मई के महीने में यू ऑलरेडी हैव अ बैलेंस ऑफ 10,300 रुपए। ठीक है, तो मई के महीने में जितनी भी ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड होंगी वो बाद में, बट पहले तो 10,300 आपके पास है ही ना, पिछले महीने का बचा हुआ। जैसे इस महीने भी 30,000 आपके पास पहले से था ना अप्रैल में, तो ये मार्च का बचा हुआ पैसा था। ठीक है, अच्छा अब जरा ध्यान से मुझे एक बार बताओ, अगर तुम लेजर चैप्टर पढ़ चुके हो तो एक बात का जवाब दो। ये जो बैलेंस मैंने यहां पर लिखा, ठीक है, यहां भी लिखा है और यहां भी लिखा है, सेम बात है ना। चाहे मैं यहां से देखूं इस बैलेंस को, चाहे यहां से देखूं, नाम तो इसका एक ही होगा, इधर इट इज अ डेबिट बैलेंस और इट इज अ क्रेडिट बैलेंस। कैसा बैलेंस है ये? अब कई बच्चे इसमें कहते हैं भाई तू यहां से देख रहा है तो ये क्रेडिट साइड है तो ये क्रेडिट बैलेंस हो गया, और यहां से देख रहा है तो ये डेबिट बैलेंस हो गया। ऐसा नहीं होता बेटा, ये एक ही चीज है और इसको हम डेबिट बैलेंस बोलते हैं। कारण कि डेबिट साइड के बड़े और छोटे, डेबिट साइड के बड़े होने की वजह से और क्रेडिट साइड के छोटे होने की वजह से ये बैलेंस क्रिएट हुआ था, इसलिए इट विल बी कॉल्ड अ डेबिट बैलेंस। इसको हम डेबिट बैलेंस बोलेंगे, प्लीज ध्यान रखना बेटा। ठीक है, ये 10,300 का जो बैलेंस है ये इट विल बी कॉल्ड अ, कितना गंदा पेन लिया है मैंने, इट विल बी कॉल्ड अ डेबिट बैलेंस। ठीक है, याद रखना प्लीज इस चीज को। ठीक है बेटा, अच्छा एक बात बताऊं, अगर आप सिर्फ कैश को रिकॉर्ड कर रहे हो, बैंक तो देखो यहां पर है नहीं, लेकिन अगर आप सिर्फ कैश को रिकॉर्ड कर रहे हो तो हमेशा सिंगल कॉलम कैश बुक में डेबिट बैलेंस ही आएगा, क्योंकि कैश जितना आपकी जेब में होगा उतना ही उसका आउटफ्लो होगा मैक्सिमम, उससे ज्यादा आउटफ्लो नहीं हो सकता। ठीक है बेटा, आपके पास यहां पर टोटल जेब में 70,000 आ गए थे, तो मैक्सिमम आउटफ्लो 70,000 का ही हो सकता है, जबकि हमारे केस में तो 70,000 का था भी नहीं, 59,700 का था। ठीक है ना, हाँ अगर 70,000 का आउटफ्लो हो जाता तो यहां बैलेंस नहीं आता, फिर बैलेंस जीरो हो जाता, पर क्रेडिट बैलेंस कभी नहीं हो सकता सिंगल कॉलम कैश बुक में। इफ यू आर रिकॉर्डिंग कैश ओनली तो क्रेडिट बैलेंस कभी नहीं होगा कि भैया क्रेडिट साइड बड़ी आ गई, ऐसा कभी नहीं होगा। ऐसा सिर्फ पॉसिबल है बैंक के केस में, बिकॉज बैंक के केस में आउटफ्लोज इनफ्लोज से ज्यादा हो सकते हैं, बिकॉज यू हैव अ फैसिलिटी ऑफ ओवरड्राफ्ट। समझ में आ रही बात? दिस इज हाउ वी प्रिपेयर अ सिंगल कॉलम कैश बुक। ठीक है, अब अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, अगले क्वेश्चन क्या बल्कि अगले कंसेप्ट की तरफ चलते हैं। अब हम सीखेंगे हाउ टू प्रिपेयर अ डबल कॉलम कैश बुक विच इंक्लूड्स द कॉलम ऑफ बैंक ऑल्सो। दिस इज द फॉर्मेट ऑफ डबल कॉलम कैश बुक। ध्यान से देखिए इस फॉर्मेट की तरफ और समझने की कोशिश कीजिए जरा। फॉर्मेट ये हो गया भाई, और आप देख सकते हैं सिंगल कॉलम कैश बुक की तरह ही है इसका फॉर्मेट, अलग नहीं है, एक कॉलम बढ़ा दिया बस मैंने। फॉर्मेट वही है सारा का सारा, डेट, पर्टिकुलर्स, एलएफ, द यूजलेस कॉलम, बट इतना यूजलेस भी नहीं है, यहां थोड़ा सा काम होगा इसका। ठीक है, सो दिस इज लेजर फोलियो, दिस इज लेजर फोलियो का कॉलम, और यहां पर आ जाएगा कैश और यहां पर आ जाएगा बैंक, और ये वो लाइन है, इस बार ये वाली वो लाइन है जो इस पूरे फॉर्मेट को दो पार्ट्स में डिवाइड कर रही है, ये वाली लाइन। ठीक है, तो फर्क सिर्फ इतना है कि अब मेरे पास लेफ्ट साइड में और राइट साइड में, मतलब कि डेबिट साइड में और क्रेडिट साइड में, अब मैं दो तरह की ट्रांजेक्शंस को रिकॉर्ड कर सकता हूं। अगर इनफ्लोज हो रहे हैं तो डेफिनेटली मैं लेफ्ट साइड पे रिकॉर्ड करूंगा, इनफ्लोज अभी भी यहीं पर ही रिकॉर्ड होंगे और आउटफ्लोज अभी भी क्रेडिट साइड पर ही रिकॉर्ड होंगे। फर्क सिर्फ इतना है, अगर पैसा आ रहा है तो ये देखो कैश में आ रहा है कि बैंक में, कैश में आ रहा है डेबिट साइड पे आ जाओ और कैश वाले कॉलम में लिख दो, बैंक में आ रहा है तो बैंक वाले कॉलम में लिख दो, नाम पर्टिकुलर्स में जिस चीज के थ्रू आ रहा है उसका आ जाएगा। पैसा जा रहा है कैश या बैंक जा रहा है यहां पर लिख दो आप। ठीक है, जिस भी चीज में जा रहा है उसका नाम, और अगर कैश गया है तो कैश के कॉलम में, बैंक गया है तो बैंक के कॉलम में, बस ये पर्पस है डबल कॉलम कैश बुक का। तो अब आपको बैंकिंग ट्रांजैक्शंस के लिए बिल्कुल टेंशन नहीं लेनी है, अब कैश वाली ट्रांजैक्शंस और बैंक से जुड़ी हुई ट्रांजैक्शंस भी एक ही जगह पर रिकॉर्ड हो जाएंगी इस डबल कॉलम कैश बुक के अंदर।
ये पर्पज है जी डबल कॉलम कैश बुक का। और अगर आप डबल कॉलम कैश बुक बना लेते हो तो आपको कैश और बैंक से जुड़ी हुई कोई भी जर्नल एंट्री पास नहीं करनी है, और ना ही आपको कैश या बैंक का लेजर बनाना है, टी शेप्ड लेजर, बिकॉज दिस इज नथिंग बट अ लेजर ब्रो। तो वो जो एमसीक्यू था ना कि व्हेन यू प्रिपेयर अ डबल कॉलम कैश बुक यू नीड नॉट प्रिपेयर क्या, यू नीड नॉट प्रिपेयर व्हाट, कैश एंड बैंक अकाउंट इन द लेजर। क्वेश्चन करें, मन कर रहा है क्वेश्चन करने का, मरे जा रहे हो क्वेश्चन करने के लिए, है ना, है ना, चलो आ जाओ। ये आपके सामने क्वेश्चन है, इसमें जितनी भी ट्रांजेक्शंस मैंने लिखी हैं एक बार जरा ढंग से उन ट्रांजेक्शंस को पढ़ लेते हैं हम। ओके ब्रो, सो कंसिडर द फॉलोइंग ट्रांजेक्शंस ऑफ मेसर्स अल्फा ट्रेडर्स। मेरी दुकान है ये, मैं हूं अल्फा, अल्फा मेल, ठीक है। ये सभी ट्रांजेक्शंस अल्फा ट्रेडर्स की बुक्स में हमें एंटर करनी है डबल कॉलम कैश बुक में। डबल कॉलम वाली कैश बुक बनानी है तो मैं बैंक वाली ट्रांजेक्शंस भी यहां पर रिकॉर्ड कर दूंगा। ओके चलो भाई, 1 मिनट रुकना बस। ओके चलो, 2025 जुलाई 1 से लेकर जुलाई 31 तक की ट्रांजेक्शन है ये सारी की सारी। आइए एक बार फटाफट से रीडिंग हो जाए, है ना। कभी भी क्वेश्चन करने से पहले ना बेटा रीडिंग जरूर कर लिया करो, क्योंकि एक आधी ट्रांजेक्शन ऐसी हो सकती है जो हमें रिकॉर्ड नहीं करनी हो या थोड़ा सा अलग तरीके से रिकॉर्ड करनी हो, और हम अगर वो जल्दबाजी में क्वेश्चन सोल्यूशन करना शुरू कर देते हैं तो वो गलत जाता है कई बार, इसलिए क्वेश्चन पढ़ना बहुत जरूरी है, ठीक है। महीने का स्टार्ट करा तो हमारे पास ऑलरेडी कैश पड़ा हुआ था 80,000, बैंक बैलेंस ऑलरेडी पड़ा हुआ था 20,000, बल्ले बल्ले। फिर हमने गुड्स बेचे, अमाउंट रिसीव हो गया चेक के थ्रू 12,000 रुपए, चेक आया पैसा पर चेक के थ्रू आया। ये अब मैं रिकॉर्ड कर सकता हूं बिकॉज आई एम रिकॉर्डिंग दिस इन अ डबल कॉलम कैश बुक। यही अगर सिंगल कॉलम वाली कैश बुक होती तो उसमें तो सिर्फ कैश रिकॉर्ड होता है, तो उसमें फिर ये वाली ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड नहीं हो पाती, पर अब रिकॉर्ड हो जाएगी। आगे कैश विड्रॉ करा बैंक से, रिकॉर्ड होगा, यस। अच्छा, मशीनरी खरीदी है मैंने वालियाज लिमिटेड से, ठीक है, वालियाज लिमिटेड से मैंने मशीनरी खरीदी है और वो भी क्रेडिट बेसिस पे, अब रिकॉर्ड नहीं हो पाएगा यार। अब इसमें मेरा एक सवाल भी है तुमसे कि क्योंकि ये क्रेडिट बेसिस पे खरीदा है मैंने तो कैश बुक में रिकॉर्ड तो होगा नहीं, कहां रिकॉर्ड होगा फिर, ये सवाल है मेरा। कमेंट सेक्शन में इसका जवाब दे देना जरा, ठीक है भाई। इस वीडियो का टाइम नोट कर लेना, कितने मिनट कितने सेकंड्स पे ये सवाल मैंने आपसे पूछा है, और वो टाइम कोट करके नीचे कमेंट कर देना कि कौन सी बुक में ये ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड होगी, ठीक है। ये करना जरूर बेटा। ओके, 10 तारीख को कैश डिपॉजिट करा मैंने बैंक में, 14 तारीख को गुड्स खरीदे कैश में, बैंक में ब्याज आ गया, रेंट पे कर दिया चेक से, फिर बैंक में पैसा मैंने डिपॉजिट करा और फिर हमने कैश विड्रॉ कर लिया पर्सनल यूज के लिए, यानी ड्रॉइंग कर ली हमने, ठीक है भाई। तो ये सब ट्रांजेक्शंस हैं। आइए शुरू करते हैं, डबल कॉलम कैश बुक बनाते हैं। ये रहा फॉर्मेट, मैं तो घर से बना के ले आता हूं फॉर्मेट, ज्यादा मेरे से मेहनत नहीं होती, ठीक है। चलो भाई 2025 यहां पर लिख देते हैं, 2025 इधर भी लिख देते हैं एक बार 2025। अब आपको बार बार नहीं लिखना पड़ेगा फिर, ठीक है। अच्छा जी, डेट क्या थी, जुलाई 1। कैश इन हैंड और कैश एट बैंक को कैसे रिकॉर्ड करना है ध्यान से देखिएगा। जुलाई 1 बेटा, जो आपके पास ऑलरेडी बैलेंस होता है उसको आप किस नाम से लिखते हो, टू बैलेंस ब्रॉट डाउन, ठीक है बच्चे। अच्छा, कैश और बैंक में आपके पास ऑलरेडी कितने पैसे पड़े हुए, 80 ते 20, तो यहां पर कैश वाले कॉलम में आ जाएगा 80,000 रुपए और बैंक वाले कॉलम में आ जाएगा 20,000 रुपए, बात ही खत्म हो गई, ठीक है। अब ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड करना शुरू करना है। अच्छा, ये बैलेंसेस यहां पर क्यों आए हैं, क्योंकि जुलाई से पहले था जून, और जून को जब हम खत्म कर रहे थे तो हमारे पास कैश और बैंक में पैसा बच गया था 80,000 और 20,000, वो हमने यहां पर रिकॉर्ड कर दिया। कितना तो सिंपल है, ठीक है। रिकॉर्ड करना शुरू करते हैं अब। 5 तारीख को गुड्स बेचे, पैसा आ गया चेक के थ्रू 12,000 रुपए, तो भैया पैसा आ रहा है, कैसे भी आ रहा है, पैसा आ रहा है। आने वाली साइड कौन सी है, ये वाली, तो फुदक के इधर आ जाने का, ठीक है। और गुड्स बेचे हैं आपने 5 तारीख को, तो यहां पर आपको पहले लिखना पड़ेगा जुलाई 5। जुलाई 5 गुड्स बेचते हो तो जर्नल एंट्री क्या होती है ये बताओ, कैश अकाउंट डेबिट या फिर बैंक अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट, इसलिए नाम आ जाएगा टू सेल्स अकाउंट। अच्छा जी, कितने रुपए में गुड्स बेचे हैं, 12,000, लेकिन पैसा कैसे आया है, पैसा आया है चेक के थ्रू, यानी कि बैंक में आएगा आपका पैसा 12,000। तो अब आपको क्या करना है, कैश वाले कॉलम को इग्नोर कर देना है
और सीधा सीधा 12,000 आपको बैंक वाले कॉलम में लिख देना है, खत्म हो गई बात। ठीक है, चलो भाई। उसके बाद 5 तारीख को हमने कैश विड्रॉ करा बैंक से 12,000 रुपए, अमाउंट सेम है बट ट्रांजैक्शन है कॉन्ट्रा ट्रांजैक्शन, कॉन्ट्रा एंट्री। आप मुझे एक बात का जवाब दो, आप डबल कॉलम कैश बुक बना रहे हो जिसमें कैश और बैंक दोनों का कॉलम है, तो अगर कैश के हिसाब से देखूं तो ये इनफ्लो है क्योंकि बैंक से विड्रॉ हो रहा है पैसा, तो कैश के हिसाब से सोचूं तो ये एक इनफ्लो है। लेकिन अगर मैं बैंक के पर्सपेक्टिव से सोचूं, इफ आई एम प्रिपेयरिंग अ लेजर सपोज ऑफ बैंक अकाउंट, तो अगर बैंक के पर्सपेक्टिव से सोचूं तो बताओ ये इनफ्लो है कि आउटफ्लो है? बैंक के लिए तो आउटफ्लो है भाई, है ना। तो जिस भी ट्रांजैक्शन में कैश और बैंक पे एक साथ फर्क पड़ रहा हो एक ही ट्रांजैक्शन में, दैट ट्रांजैक्शन इज कॉल्ड कॉन्ट्रा एंट्री, कॉन्ट्रा ट्रांजैक्शन। कॉन्ट्रा एंट्रीज दो होती हैं, मैं आपको बताना चाहता हूं आगे बढ़ने से पहले, यहीं पर मैं आपको लिखवा देना चाहता हूं कॉन्ट्रा एंट्रीज। ठीक है, कॉन्ट्रा एंट्रीज। बेटा कॉन्ट्रा एंट्रीज कितनी होती हैं? दो होती हैं। कैश एक तो आपने बैंक में जमा कराया और दूसरा कैश आपने बैंक से विड्रॉ करा। इन दोनों ही केसेस में कैश और बैंक बिजनेस का है और उस पर एक साथ फर्क पड़ रहा है। कैश विड्रॉन फॉर पर्सनल यूज नहीं होना चाहिए भैया, और कैश डिपॉजिटेड इन पर्सनल बैंक अकाउंट नहीं होना चाहिए। बिजनेस का कैश बिजनेस के बैंक अकाउंट में जा रहा है, या फिर बिजनेस के बैंक अकाउंट से पैसा बिजनेस के गल्ले में आ रहा है, कैश में आ रहा है। दीज आर कॉन्ट्रा ट्रांजैक्शंस। ठीक है, अब कॉन्ट्रा ट्रांजैक्शंस में नया क्या होता है? वखरी बात क्या है? वखरी मींस अलग बात क्या है इसमें? बेटा अलग बात यह है कि जो कॉन्ट्रा ट्रांजैक्शन है वो एक साथ आपको कैश और बैंक दोनों के कॉलम में रिकॉर्ड करनी है। कैश और बैंक दोनों के कॉलम में रिकॉर्ड करनी है एक साथ, क्योंकि एक के लिए, अब जैसे कैश विड्रॉ करा आपने तो मतलब पैसा आ रहा है आपके पास, कैश देखो तो आ रहा है, तो कैश के लिए हो गया ये इनफ्लो और बैंक के लिए क्या हो गया? आउटफ्लो। खत्म हो गई बात। ऐसे ही आपने कैश डिपॉजिट करा तो ये चीज कैश के लिए हो गई आउटफ्लो, पर बैंक के लिए क्या हो गई? इनफ्लो। और आउटफ्लो और इनफ्लो वाली साइड कौन सी है वो तुझे अच्छे से पता है। इनफ्लोज किस साइड रिकॉर्ड होते हैं? डेबिट साइड, और आउटफ्लोज क्रेडिट साइड। मजा आएगा इसको रिकॉर्ड करने में, आओ जरा ध्यान से देखो। ट्रांजैक्शन में लिखा था कैश विड्रॉन फ्रॉम बैंक 5 तारीख। भैया ज्यादा जल्दबाजी ना करते हुए एक बार आप आराम से सोचो कि अगर आप जुलाई में 5 तारीख को बैंक से पैसा विड्रॉ कर रहे हो, ठीक है, बैंक से आप पैसा विड्रॉ कर रहे हो 12,000 रुपए। बेटा बैंक से आप पैसा विड्रॉ करते हो तो आपका कैश अकाउंट क्या हो जाता है? डेबिट। और आपका बैंक अकाउंट क्या हो जाता है? क्रेडिट। 12,000 12,000 यही होता है ना। कैश आ जाता है आपके पास और आपका बैंक बैलेंस कम हो जाता है। मैं कहता हूं कैश कहां से आ रहा है इस बात को भूल जाओ, आ तो रहा है, और कैश आने के लिए कौन सी साइड रिकॉर्ड करते हो? डेबिट साइड। कॉलम कौन सा यूज करते हो? कैश वाला। ऐसे तोड़ तोड़ के रिकॉर्ड करोगे, कॉन्ट्रा एंट्री अच्छे से रिकॉर्ड हो जाएगी, बिल्कुल प्रॉब्लम नहीं आएगी। आओ जी देखो, अब तो मेरे पास पैसा कहां से आ रहा है मैं भूल गया, बस मुझे इतना पता है कि मेरे पास पैसा आ रहा है और वो भी हार्ड कैश, कैश आ रहा है मेरे पास, तो मैं यहां रिकॉर्ड करूंगा। डेट क्या रहेगी जी? डेट रहेगी 5 तारीख अगेन, सो यहां पर दोबारा से आ जाएगा जुलाई 5 टू, मुझे नहीं पता व्हाट इज द रीजन क्यों मेरे पास कैश आ रहा है, बट आ तो रहा है, तो आप यहां पर रिकॉर्ड कर दोगे बैंक के कॉलम में नहीं, कैश के कॉलम में 12,000 रुपए, क्योंकि जो आ रहा है उसी का कॉलम ना यूज करोगे। अरे भैया गुड्स बेचे थे तो चेक आया था, तभी ना बैंक का कॉलम यूज किए थे, और अब अगर कैश आ रहा है तो कैश का कॉलम यूज करोगे आप। ठीक है, इसलिए मैंने ये 12,000 रुपए कैश के कॉलम में लिख दिया, इधर थोड़ा सा नीचे लिख देता हूं। क्लियर हो गई बात? बेटा जैसे ही आपने कैश बुक में कैश का कॉलम यूज करा और डेबिट साइड आपने यूज कर ली, तो मतलब कैश आ गया। अब आप देख लो कैश आने का रीजन क्या था, तो भैया कैश आने का रीजन था बैंक अकाउंट, बैंक अकाउंट से पैसा आ रहा है, तो नाम तो ऑपोजिट चीज का आता है ना, ये तो पता ही है ना मतलब आपको। अरे भाई गुड्स बेचे थे तो एंट्री क्या बनती है? क्या बात कर रहे हो तुम भी, गुड्स बेचते हो तो एंट्री क्या बनती है? कैश अकाउंट टू सेल्स अकाउंट,
तभी तो सेल्स अकाउंट का नाम लिखते हो और कैश में लिखते हो आप कैश वाले कॉलम में। यही अगर चेक आ रहा है तो एंट्री बनती है बैंक अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट, इसीलिए आपने बैंक का कॉलम यूज करा था पहले वाली ट्रांजेक्शन में, नाम सेल्स का आया था, तो यहां इसीलिए नाम बैंक का आ जाएगा। ठीक है, इसीलिए यहां पर नाम आ जाएगा टू बैंक अकाउंट, 12,000 रुपए। पर अगर मैंने कैश बैंक में से विड्रॉ करा है तो ये मेरे लिए एक इनफ्लो है, बिकॉज मेरे पास कैश आ रहा है, पर मैं ये नहीं भूल सकता कि मैं बैंक का कॉलम भी मेंटेन करके चल रहा हूं। और अगर ये ट्रांजैक्शन एक इनफ्लो है तो एक आउटफ्लो भी है। बैंक के पर्सपेक्टिव से सोचा जाए तो ये आउटफ्लो भी है, और आउटफ्लोज को रिकॉर्ड करने के लिए क्रेडिट साइड होती है। आ जाओ भाई क्रेडिट साइड पे, और एक बार यहां पर लिख दो जुलाई 5, सॉरी जुलाई 5। कितना आउटफ्लो हो रहा है? 12,000। कहां से हो रहा है? क्या चीज कम हो रही है? बैंक बैलेंस। तो बैंक का कॉलम आपको यूज करना है, ये वाला कॉलम, और यहां आपको लिखना है 12,000 रुपए। इस बार कैश के कॉलम को खाली छोड़ देना है। अब मुझे बताओ बैंक कम होने का रीजन क्या है? कैश, क्योंकि आप कैश निकाल रहे हो, तो यहां पर नाम आ जाएगा बाय कैश अकाउंट। खत्म हो गई बात। ठीक है, अब मैं आपको बताता हूं जुगाड़ टेक्नोलॉजी। जुगाड़ क्या है? क्योंकि कॉन्ट्रा एंट्रीज में बच्चे बहुत गलतियां करते हैं, बहुत ज्यादा गलतियां करते हैं। ठीक है, पहले मैं ऑफलाइन क्लासेस भी लिया करता था, तो वहां पर जब मेरे पास कॉपीज आती थी चेक करने के लिए, सिर्फ कॉन्ट्रा एंट्री में ही गलती निकलती थी बच्चों की इस चैप्टर में। तो वही सीखना है तुम्हें मेरे साथ। भैया जब भी कॉन्ट्रा एंट्री हो जाए, कॉन्ट्रा एंट्री क्या होती है? दो, कैश बैंक से निकालना या कैश बैंक में जमा करना। जब भी कॉन्ट्रा एंट्री हो तो पहले आप आराम से सोचो कि आपके पास आ क्या रहा है। कैश आ रहा है अगर सपोज, तो डेबिट साइड यूज करोगे, कॉलम कैश का यूज करोगे, जो आ रहा है उसका कॉलम, और ऐसे ही जो जा रहा है उसका कॉलम। ठीक है, अब सुनो, जो आ रहा है उसका कॉलम यूज कर लिया तो नाम दूसरी चीज का, कॉलम कैश का तो नाम बैंक का, कॉलम बैंक का तो नाम कैश का। खत्म हो गई कॉन्ट्रा ट्रांजैक्शन। अच्छा, जब भी आप कॉन्ट्रा ट्रांजैक्शन करोगे किसी भी क्वेश्चन में, तो आपको उस क्वेश्चन के अंदर एक और अलग चीज करनी है कि आपको लेजर फोलियो के कॉलम को यूज करना है। जी हां, और लेजर फोलियो के कॉलम में लिख देना है सी। इस सी का मतलब वो नहीं है जो तुम सोच रहे हो, इस सी का मतलब है कॉन्ट्रा। दिस सी स्टैंड्स फॉर कॉन्ट्रा। ठीक है, ये रेफर कर रही है एक, ये दोनों ट्रांजेक्शन एक दूसरे को रेफर कर रही हैं कि ये जो है अगर मैं हुई हूं तो मेरे साथ वो भी हुई है। ठीक है, ये दोनों एक दूसरे की बहन है। क्लियर हो गई बात? चलो आगे चलते हैं भाई। देन वी हैव 8 तारीख, परचेज्ड मशीनरी फ्रॉम वालियाज ऑन क्रेडिट। ये कैश बुक में रिकॉर्ड नहीं होगा, किस बुक में रिकॉर्ड होगा ये तुम्हें बताना है कमेंट सेक्शन में। 10 तारीख, कैश डिपॉजिट कराया बैंक में 22,000 रुपए। बेटा कैश डिपॉजिट कराया, अगेन इट इज अ कॉन्ट्रा ट्रांजेक्शन। करोगे मेरी हेल्प इसमें? कैसे होगा ये? हाँ, कैश डिपॉजिट कराया बैंक में 10 तारीख को, तो कॉन्ट्रा है, ये तो मुझे पता है, दोनों साइड्स इस ट्रांजेक्शन ने आना है, ये भी मुझे पता है ना। क्योंकि कैश अगर बैंक में जा रहा है तो ये आउटफ्लो है कैश के लिए, और ये एक इनफ्लो है बैंक के लिए। ठीक है सर, ये डबल डबल बातें क्यों कर रहे हो? क्योंकि डबल कॉलम कैश बुक बना रहा हूं मैं। सिंगल कॉलम कैश बुक बनाते वक्त मैं इतना नहीं सोचता था। वहां पर अगर कैश जा रहा होता था तो मैं क्रेडिट साइड पे लिखता था खत्म। ठीक है, तो 10 तारीख इज अ कॉन्ट्रा ट्रांजैक्शन। यार ये एक आधी स्लाइड डिलीट कर दो क्या? ये डिलीट कर देता हूं। कैसे होगा डिलीट? ओ ठीक है, चलो 10 तारीख रिकॉर्ड करते हैं पहले दोनों तरफ। यहां पर भी मैंने लिख दिया जुलाई 10, और यहां पर भी मैंने लिख दिया। अब देखो यहां स्पेस है तो बिल्कुल ऐसा थोड़ी कि पैरेलल ही आएगी, ऊपर है स्पेस तो ऊपर लिखनी पड़ेगी ना, जुलाई 10। ठीक है, दोनों तरफ ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड होनी है, तो इधर भी आएगा टू और इधर आएगा बाय। ठीक है, अब यहां या तो कैश लिखोगे या बैंक, कॉलम या तो कैश का यूज करोगे या बैंक का। यही तो कंफ्यूजन है, यही तो कंफ्यूजन है। देखो अब आराम से देखो बेटा, ट्रांजेक्शन क्या कह रही है? आपने कैश डिपॉजिट कराया बैंक में, कहां गया, कहां जा रहा है कैश? भूल जाओ, जा तो रहा है ना, अरे जा रहा है ना। तो कैश जाने की साइड कौन सी होती है? किसी भी तरह का आउटफ्लो किस साइड रिकॉर्ड होता है? क्रेडिट साइड। क्रेडिट साइड जाएंगे हम, क्योंकि कुछ जा रेला है। क्या जा रेला है? कैश, तो कॉलम कैश का यूज होगा। कितना जा रेला है? 22,000 रुपए। 22,000 रुपए कैश के कॉलम में आपको डालने, इसको खाली छोड़ देना है। अब कॉलम कैश का तो नाम किसका? बैंक का। चला गया कैश।
इस कॉलम को यूज कर लिया और इस साइड को यूज कर लिया, तो मतलब कैश जा रहा है। नाम कैश का, तो नाम इधर कैश का कॉलम, तो नाम बैंक का, क्योंकि कैश कहां जा रहा है, बैंक में। अच्छा, ऐसे ही कुछ इनफ्लो भी हो रहा है इस ट्रांजेक्शन में, कुछ आ भी रहा है। क्या आ रहा है, बैंक बैलेंस बढ़ रहा है। इनफ्लो वाली साइड कौन सी है, ये वाली। तो यहां पर भी लिखना है आपको 22,000, लेकिन बैंक के कॉलम में। इसको खाली छोड़ देना है। अब कॉलम बैंक का, तो नाम किसका, कैश का। बेटा दिस इज हाउ वी डू अ कॉन्ट्रा ट्रांजैक्शन। क्योंकि दोनों कॉन्ट्रा एंट्रीज हैं, तो फिर से आपको लेजर फोलियो के कॉलम में जाना है और वहां जाके क्या लिख देना है, सी। खत्म हो गई बात। और ट्रांजैक्शंस रिकॉर्ड करते हैं अब अच्छे से, ठीक है। घबराना बिल्कुल नहीं है, परेशान बिल्कुल नहीं होना है। नेक्स्ट ट्रांजैक्शन की तरफ चलते हैं। बेटा 14 तारीख को परचेज करे हमने गुड्स कैश में 8,000 रुपए के, तो ये आउटफ्लो है कैश के लिए एक, है ना, 14 तारीख को 8,000 रुपए का। सो जुलाई 14 बाय परचेजेस अकाउंट, 8,000 रुपए के गुड्स खरीदे और वो भी कैश में, इसलिए बैंक वाले कॉलम को मैंने खाली छोड़ दिया है, ठीक है। 8,000 के गुड्स हमने खरीद लिए जी कैश में। फिर ब्याज आ गया आपके बैंक में, बैंक में पैसा पड़ा होता है तो हमें इंटरेस्ट मिल जाता है ना। सो बैंक वालों ने हमें 400 रुपए इंटरेस्ट दिया है 21 तारीख को। इनफ्लो है या आउटफ्लो है, इनफ्लो है, पर किसके लिए, बैंक के लिए। तो इसलिए आपको 21 तारीख का इस्तेमाल करते हुए यहां पर आपको आना है और आपको लिखना है जुलाई 21। 400 रुपए किस में आ रहे हैं, मैं डेबिट साइड पे खड़ा हूं, मतलब इनफ्लो तो हुआ है, आउटफ्लो होता तो मैं वहां चला जाता, पर किस में हुआ इनफ्लो, बैंक में। तो बैंक वाले कॉलम में आपको लिखना है 400 रुपए। इंटरेस्ट आया है तो आप यहां पर लिख देंगे टू इंटरेस्ट रिसीव्ड, कैश को खाली छोड़ दो, एज सिंपल एज दैट। आगे चलते हैं जी। पेड रेंट बाय चेक 26 तारीख को, तो जुलाई की 26 तारीख रेंट पे कर रहा हूं मैं बाय रेंट अकाउंट, पर ये पेमेंट मेरे पास से कैश से नहीं जा रही, चेक से जा रही है, मतलब बैंक से जा रही है। तो कितना पैसा जा रहा है जी, 6,500 रुपए। 6,500 रुपए बैंक से चला गया, खत्म हो गई बात। और रिकॉर्ड करते हैं, अभी मजा नहीं आया, लो और लो, ये लो। डिपॉजिटेड इन बैंक अगेन, अगेन इट इज अ कॉन्ट्रा ट्रांजैक्शन, ठीक है। अच्छा, डिपॉजिटेड इन पर्सनल बैंक अकाउंट लिखा होता तो फिर कॉन्ट्रा नहीं होती, ये ध्यान रखना। डिपॉजिटेड इन बैंक 28 तारीख जुलाई की 8,000 रुपए। आराम आराम से, गुस्सा नहीं करना, दोनों तरफ पहले जुलाई 28 28 लिख दो। अब मैं बार बार जुलाई नहीं लिख रहा भाई, परेशान हो गया मैं, तुम लिखते रहना। यहां भी मैंने लिख दिया 28 और यहां भी मैंने लिख दिया 28। यहां पर मैंने लिख दिया 2, यहां पर मैंने लिख दिया बाय, ठीक है। अब पैसा आपने बैंक में जमा कराया है, तो पैसा आपके पास से जा रहा है, कैश कैश आपके पास से जा रहा है। कहां जा रहा है, गोली मारो, जा तो रहा है ना। जाने वाली साइड कौन सी है, ये रही। और क्या जा रहा है, कैश, तो मतलब कॉलम कैश का आएगा। कितना जा रहा है, 8,000 रुपए। 8,000 रुपए चला गया। नाम यहां पर किसका आ जाएगा, बैंक का। उसी दूसरी प्रकार से सोचें तो पैसा आ भी रहा है किसमें, बैंक में। आने वाली साइड कौन सी, ये वाली, कॉलम बैंक का। ये बैंक का कॉलम, ये आ गए 8,000 रुपए। कहां से आए, अरे कैश से आए, खत्म। दोनों ट्रांजेक्शन सिमिलर नेचर की हैं, कॉन्ट्रा हैं, तो लेजर फोलियो के कॉलम में क्या लिखना है, सी। सी, खत्म हो गई बात। ओकेज, उसके बाद आती है 28 के बाद लास्ट 31 तारीख, विड्रॉ करा कैश, यस अगेन कॉन्ट्रा नहीं, लिखा है विड्रॉ कैश फॉर पर्सनल यूज। पर्सनल यूज के लिए निकाला है, कैश जा रहा है बिजनेस से, लेकिन बिजनेस के बैंक अकाउंट में नहीं जा रहा है, घर जा रहा है, ठीक है, पर्सनल यूज। तो इट इज नॉट अ कॉन्ट्रा ट्रांजेक्शन, बस पैसा जा रहा है, ठीक है। कई बार लिखा होता है विड्रॉन फ्रॉम बैंक अकाउंट, बट फॉर पर्सनल यूज, तो वो भी कॉन्ट्रा नहीं होती है, ठीक है। कितना जा रहा है, 12,000 रुपए जा रहे हैं 31 जुलाई को। सो बाय ड्रॉइंग्स अकाउंट 12,000 रुपए, बैंक के लिए ये कुछ नहीं है बेटा। अब इस कैश बुक को हमें क्लोज करना है, और वो बड़ा इंपॉर्टेंट है। डबल कॉलम कैश बुक को क्लोज करते वक्त
एक चीज का ध्यान रखना कि कैश का क्लोजर अलग होगा और बैंक का क्लोजर अलग होगा। यस, पहले आपको सिर्फ कैश वाले कॉलम्स को देखना है दोनों तरफ, फिर आपको सिर्फ बैंक वाले कॉलम्स को देखना है दोनों तरफ। बताता हूं मैं क्या कहना चाह रहा हूं, ध्यान से देखो प्यारे बच्चों। कैश वाले कॉलम की तरफ अगर मैं ध्यान से देखूं तो क्या लगता है कौन सी साइड बड़ी होगी कैश वाले कॉलम में? आंख बंद करके जवाब दो कि भैया कैश वाले कॉलम में तो डेबिट साइड ही बड़ी होगी, क्रेडिट साइड कभी बड़ी नहीं हो सकती, क्योंकि कैश के इनफ्लो से ज्यादा कैश का आउटफ्लो नहीं हो सकता। तो कैश टोटल आपके पास था 92,000 इंक्लूडिंग द प्रीवियस बैलेंस, तो यहां पर इसको लिख देते हैं हम 92,000। अच्छा 92 में से गया कितना? तो 92 में से भैया 12 माइनस कर दो, बचा कितना? 80, और 80 के बाद 30 और माइनस कर दो, बचा कितना? 50, और 50 माइनस 8 इज 42,000 इज द रिमेनिंग बैलेंस ऑफ कैश नाउ। 42,000 इज द रिमेनिंग बैलेंस ऑफ कैश। तो यहां पर मैं लिख देता हूं 42,000। डेट कौन सी आती है? मंथ एंड। नाम किसका आता है? बाय बैलेंस, कैरिड डाउन 42,000 रुपए। इसी के साथ आपकी क्रेडिट साइड का टोटल भी हो गया है 92,000। हो गया ना 92? 12 और 8 20, और 22 और 8 30, 30 20 50 और 42 92। यस 92,000, खत्म हो गई बात। अब आपको आराम से बैंक अकाउंट की तरफ देखना है। ये था आपका कैश अकाउंट, और अब आपको बैंक अकाउंट की तरफ देखना है। बैंक में इट इज पॉसिबल कि क्रेडिट साइड बड़ी आ जाए, तो आने देना। अगर क्रेडिट साइड बड़ी आ जाए तो क्रेडिट का टोटल यहां आ जाएगा, और जो क्रेडिट बैलेंस निकलेगा वो यहां पर लिख दिया जाएगा। इन दैट केस इट विल बी कॉल्ड एन ओवरड्राफ्ट। बट फिलहाल ऐसा नहीं है, डेबिट साइड ही ज्यादा है बैंक के केस में भी, और जो डेबिट साइड है उसका टोटल कितना है? 22 और 8 हो गया 30, और 20 50 60 62,400 62,400। ठीक है जी, यही है ना? 30 50 62,400। यस, 62,400 में से आपको वो सब माइनस का 62 माइनस 12 इज 50, 50,400, 50 minus 6 is 44, 43,900 is the answer, I think. 43,900। और इसी के साथ आपकी जो क्रेडिट साइड है उसका टोटल भी वही हो जाएगा 62,400। इसको एक बार क्रॉस चेक कर लो यार, इसमें कुछ घपला ना हो। 43 और 6 हुआ 49, 49 50 400 62 400। यस, ठीक है दोस्तों, दिस इज हाउ वी क्लोज द डबल कॉलम कैश बुक। अब जो नेक्स्ट मंथ आएगा, नेक्स्ट मंथ यही सब बैलेंसेस इधर आ जाएंगे। नेक्स्ट मंथ कौन सा आता है जुलाई के बाद? अगस्त। सो अगस्त 1 एंड 2 बैलेंस ब्रॉट डाउन, और इधर अब हम कहेंगे अगस्त में 1 तारीख को कि हमारे पास ऑलरेडी कैश है कितना? 42,000, और ऑलरेडी हमारे बैंक में पैसा है कितना? 43,900। क्लियर होगी बात? अच्छा, अब मैं एक डिफरेंट पेन का यूज करूंगा, डिफरेंट पेन एज इन डिफरेंट कलर का यूज करूंगा आपको ये बताने के लिए कि अगर दूसरे प्रकार से बैलेंस आ जाता तो क्या होता। इफ बैंक अकाउंट में क्रेडिट साइड ज्यादा आ जाती, फिलहाल क्रेडिट साइड में कम अमाउंट था, बट अगर ज्यादा आ जाता, और ये पॉसिबल है बिकॉज बैंक में आपके जितना पैसा है उससे ज्यादा भी आप पेमेंट्स कर सकते हो। सो 62,400 था, है ना? लेकिन अगर पेमेंट्स आपकी 65,000 हो जाती तो उस साइड का टोटल आता 65, और कमी यहां पड़ती, और जो डिफरेंस होता वो आप यहां लिखते बैलेंस सीडी के नाम से ही, बट नाम आ जाता टू बैलेंस, और फिर उस टू बैलेंस को नेक्स्ट मंथ हम यहां पर लिख देते बाय बैलेंस बीडी, ओवरड्राफ्ट। ठीक है, तो अब तक मैंने आपको सिंगल कॉलम कैश बुक पढ़ा दी और डबल कॉलम कैश बुक पढ़ा दी, तो काफी कुछ अचीव कर लिया हमने, है ना? आज के गोल कहां गए? ये रहे। आज के गोल्स में से हमने
स्पेशल पर्पस बुक्स के बारे में समझ लिया, स्पेशल पर्पस बुक्स और जर्नल लेजर में क्या डिफरेंस होता है, कितने तरह की बुक्स बनाई जाती हैं और अलग अलग बुक्स में क्या क्या तरह की ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड की जाती हैं, ये हमने पढ़ लिया। 2-3 एमसीक्यूज हमने खेल लिए। सिंगल कॉलम कैश बुक में हम माहिर हो गए, डबल कॉलम कैश बुक हमने सीख ली। प्रैक्टिस करनी है लेकिन अभी आपको काफी, तो बुक खोल के प्रैक्टिस जरूर करना भाई, है ना। मैंने बेस रेडी किया है सिर्फ आपका। अब हम बात करेंगे बेटा पेटी कैश बुक के बारे में, ठीक है। पेटी कैश बुक क्या होती है, उसका क्या कॉन्सेप्ट है और कैसे वो बनाई जाती है, आइए जरा उसके बारे में बात कर लेते हैं। ये पढ़ो जरा, ये पैराग्राफ पढ़ो। तो पीछे जो मैंने आपको पैराग्राफ पढ़ने के लिए दिया था वो था ये, और अब मैं आपको पढ़ाने जा रहा हूं कैश बुक, पेटी कैश बुक क्या होती है। पेटी कैश बुक क्या होती है, क्या पर्पस होता है पेटी कैश बुक को मेंटेन करने का, आइए अब हम उसके बारे में बात करते हैं। देखो दोस्तों, मेन कैशियर जो होता है उसके बर्डन को कम करने के लिए हम एक और कैशियर बिठा देते हैं और उसको हम बोलते हैं कि जो बिल्कुल ही छोटी मोटी पेमेंट्स होंगी ना वो आप कर देना, और उस छोटे वाले कैशियर को हम, छोटा एज इन मतलब उसके पास काम कम रहेगा, मेन कैशियर पे ज्यादा रहेगा। अब देखो मेन कैशियर जहां 1-1, 2-2 लाख रुपए की परचेजेस, लाखों करोड़ों रुपए की परचेजेस और सेल्स को रिकॉर्ड कर रहा है, वहां अगर कोई उससे आके कहे कि 500 रुपए की एक पेमेंट जानी है, या एक 40 रुपए की, एक 56 रुपए की, एक 21 रुपए की पेमेंट जानी है, समोसा चाय और इन सब चीजों के लिए, ऑफिस के छोटे मोटे खर्चों के लिए, पेन पेंसिल इरेजर रबड़ वगैरह, कितना गुस्सा आएगा मेन कैशियर को। तो इन सब पेटी एक्सपेंसेस को रिकॉर्ड करने के लिए, छोटे छोटे एक्सपेंसेस को रिकॉर्ड करने के लिए हम एक अलग से कैशियर अपॉइंट कर देते हैं, और उस कैशियर को हम नाम देते हैं पेटी कैशियर, और उसको एक अलग से किताब भी दे देते हैं कि भाई आप अपने खर्चे इसमें रिकॉर्ड करना, ठीक है। और उस अलग से बुक जो हम उसको देते हैं उसको हम बोलते हैं पेटी कैश बुक। और एक और सिस्टम मैं आपको बताना चाहता हूं जिसको हम बोलते हैं इम्प्रेस्ड सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग। इम्प्रेस्ड सिस्टम के तहत जो मेन कैशियर होगा वो पेटी कैशियर को मंथ के स्टार्टिंग में एक अमाउंट दे देगा, एक फिक्स्ड अमाउंट दे देगा, से 5,000 10,000, जिसको हम बोलेंगे इम्प्रेस्ड अमाउंट। और उस इम्प्रेस्ड अमाउंट से पेटी कैशियर पूरे महीने खर्चे करेगा, मंथ एंड पर या अगले महीने की स्टार्टिंग पर उसको फिर से रीइंबर्समेंट मिल जाएगी, ताकि उसका इम्प्रेस्ड अमाउंट जो तय हुआ था वो वापस पूरा हो जाए। तो दोस्तों इस सिस्टम को हम बोलते हैं इम्प्रेस्ड सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग इन पेटी कैश बुक। पढ़ लो अब। इन एवरी ऑर्गेनाइजेशन अ लार्ज नंबर ऑफ ट्रांजैक्शंस आर मेड, लार्ज नंबर ऑफ के बाद ये जो गायब है ये ट्रांजैक्शंस है भाई, ठीक है। In every organization, a large number of transactions are made. Large organizations normally appoint one petty cashier and maintain a separate cash book to record small payments such as conveyance, है ना, conveyance का खर्चा, कार्टेज का खर्चा, पोस्टेज का खर्चा, टेलीग्राम का खर्चा, या कुछ अदर एक्सपेंसेस, ठीक है, जिसे हम मिसलेनियस एक्सपेंसेस भी बोलते हैं। सो सच अ कैश बुक मेंटेन्ड बाय द पेटी कैशियर इज कॉल्ड क्या, पेटी कैश बुक। द पेटी कैशियर वर्क्स ऑन द इम्प्रेस्ड सिस्टम, बताया था ना, एक फिक्स्ड अमाउंट मिल जाएगा मंथ के स्टार्टिंग में। सो अंडर दिस सिस्टम अ डेफिनेट सम इज गिवन टू द पेटी कैशियर एट द बिगिनिंग ऑफ अ सर्टेन पीरियड, दिस अमाउंट इज कॉल्ड क्या, इम्प्रेस्ड अमाउंट, एंड देन द पेटी कैशियर गोज ऑन मेकिंग ऑल स्मॉल पेमेंट्स ऑफ दिस इम्प्रेस्ड अमाउंट। क्लियर हो गई बात। सीधा फॉर्मेट पे आते हैं अब। ये रहा फॉर्मेट पेटी कैश बुक का, ठीक है। पेटी कैश बुक का ये फॉर्मेट है, ठीक है। वैसे तो ये एनालिटिकल पेटी कैश बुक का फॉर्मेट है, कई स्कूल टीचर्स सिंपल पेटी कैश बुक करवाते हैं, एनालिटिकल मना कर देते हैं। तो उस केस में क्या होगा, ये एनालिसिस वाले सारे कॉलम्स हट जाएंगे और यहीं पर ही आपकी पेटी कैश बुक खत्म हो जाएगी, ठीक है। देखो अब जरा, अमाउंट रिसीव का एक कॉलम है और अमाउंट पेड का एक कॉलम है। पर्टिकुलर्स का कॉलम कॉमन है, एक ही कॉलम फॉर पर्टिकुलर्स। ऐसा क्यों भाई, ये नाइंसाफी क्यों? ये इसलिए बेटा क्योंकि पेटी कैशियर के पर्सपेक्टिव से सोचो, पेटी कैशियर के पास पैसा आता कभी नहीं है, सिर्फ एक बार आता है मंथ के स्टार्टिंग में, जो उसको सीनियर कैशियर ने दिया होता है, मेन कैशियर ने दिया होता है। उसके बाद तो पेटी कैशियर को वैसे भी खर्चे ही रिकॉर्ड करने हैं ना। तो इसीलिए हम जो है यहां पर एक ही कॉलम लेके चलते हैं पर्टिकुलर्स का, एक डेट का कॉलम, एक ही कॉलम डेट का, एक ही कॉलम पर्टिकुलर्स का। वाउचर नंबर, अगर कोई बिल नंबर वगैरह है, ठीक है, क्योंकि ऑफिस के लोग अगर बार बार रीइंबर्समेंट मांगे जा रहे हैं, है ना, पैसे मांगे जा रहे हैं पेटी कैशियर से कि भैया आज चाय समोसा आया, आज ये आया, आज माचिस की डिब्बी आई है, जो भी है छोटे मोटे एक्सपेंसेस, तो कुछ ना कुछ बिल नंबर लगेगा ना उसके साथ। सो वाउचर नंबर, अमाउंट पेड, और जो अमाउंट्स बार बार रिपीट हो रहे हैं
उन्हें मंथ एंड पर एक बार जज करने के लिए या क्रॉस वेरीफाई करने के लिए हमें एक एनालिटिकल कॉलम भी बनाना होता है। मतलब कि सेम अमाउंट यहां पर तो आप लिख ही रहे हो अमाउंट पेड, पर आप उसके रिस्पेक्टिव कॉलम में भी आप लिख दोगे। ऐसा सिर्फ उन अमाउंट्स के लिए होता है जो रिपीट हो रहे हैं बार 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 बार। ठीक है, ये पेटी कैश बुक का फॉर्मेट है जी। मंथ एंड पर इसको भी क्लोज कर दिया जाता है जस्ट लाइक अ नॉर्मल कैश बुक। बताऊंगा कैसे। सबसे पहले इन ट्रांजैक्शंस की तरफ आप ध्यान दें। ठीक है, इन ट्रांजैक्शंस की तरफ आप ध्यान दें। मिस्टर मोहित द पेटी कैशियर ऑफ मेसर्स समायरा ट्रेडर्स। मोहित जी पेटी कैशियर हैं, समायरा ट्रेडर्स में काम करते हैं, जिनको 10,000 रुपए का इंप्रेस्ड अमाउंट मिल गया। कब? 1 जुलाई 2025 को। 1 जुलाई 2025 को उनको उनका जो तय अमाउंट था वो 10,000 रुपए मिल गया। कहां से मिला? मेन कैशियर से मिला। 10,000 में से ये पूरे महीने का खर्चा चलाएंगे। 10,000 में से सपोज 7,000 खर्च हो गए, मंथ एंड पे कितने बचे? 3,000। तो अगले महीने की स्टार्टिंग पे 7,000 और मिल जाएंगे, फिर हो जाएगा 10,000 रुपए। दिस इज हाउ इंप्रेस्ड सिस्टम वर्क्स। ओके, नाउ ये ट्रांजेक्शन देख लो भाई। 10,000 रुपए आए, है ना। फिर हमने स्टेशनरी खरीदी, वेजेस पे करी, चैरिटी में पैसे दान दे दिए, सोप खरीदा। अब साबुन वाबुन ये फालतू चीजें रिकॉर्ड करने के लिए थोड़ी है मेन कैशियर, इसलिए पेटी कैशियर होता है। ठीक है, चैरिटी कर दी 300 रुपए की, है ना। न्यूज़पेपर बिल है, टैक्सी फेयर है, पोस्टल एक्सपेंसेस है, फिर ऑटो फेयर है ना। उसके बाद आपका कार्टेज है, फिर रिफ्रेशमेंट एक्सपेंसेस है, पेन पेंसिल है, वेजेस हैं। तो मुझे लगता है कुछ ट्रांजेक्शन्स रिपीटेटिव नेचर की हैं यहां पर भी, है ना। तो एक बार हम देख लें कौन सी ट्रांजेक्शन्स रिपीट हुई हैं, एक से ज्यादा बार जो आई हैं, या दो से ज्यादा बार जो ट्रांजेक्शन्स आई हैं। स्टेशनरी मुझे लगता है, स्टेशनरी एक बार यहां पर आ गई, स्टेशनरी यहां पर है। उसके बाद आपका पेन पेंसिल, यहां पर भी स्टेशनरी है। ठीक है, और आपका फोटो स्टेटिंग चार्जेस को भी मैं स्टेशनरी में मान के चलूंगा, तो स्टेशनरी यहां पर भी आ गई है ना जी। और कहीं है स्टेशनरी? बस इतना है ना। और क्या रिपीट हुआ है? मुझे लगता है कन्वेंस पे खर्चा 2-3 बार हुआ है, रिपीट हुआ है कन्वेंस का खर्चा। आप देख सकते हैं टैक्सी का फेयर जो है, टैक्सी फेयर आपने यहां पर पे करा। ठीक है, उसके बाद आपने आपने ऑटो का फेयर पे करा यहां पर। ठीक है, और कुछ? और कुछ नहीं है। वेजेस रिपीट हुआ है बेटा, वेजेस रिपीट हुआ है, जिसमें आपकी एक यहां पर वेजेस आ गई हैं, यहां पर आ गई आपकी एक बार वेजेस। उसके बाद आपकी यहां पर वेजेस आ गई हैं, और जो लोडिंग चार्जेस आपने पे करे उसे भी आप वेजेस में ही डालेंगे। लोडिंग मतलब किसी सामान को ट्रक में चढ़ाने का जो खर्चा होता है। ठीक है, लोडिंग होता है और उस तरह से अनलोडिंग भी होता है ना। और कहीं है वेजेस वेजेस वेजेस? हाँ जी, ये रही वेजेस अगेन। ठीक है, तो वेजेस का एक मुझे लगता है सेपरेट कॉलम मुझे बना देना चाहिए, है ना। उसके बाद कार्टेज यहां पर रिपीट हुआ है, कार्टेज का एक कॉलम हम लेकर चलेंगे। कार्टेज आप देख सकते हैं इधर है, इधर है आपका कार्टेज। ठीक है, और यस, और एक हम खर्चा बना देंगे पोस्टल एक्सपेंसेस के लिए। ठीक है ना, जो कोरियर वोरियर ये सब के खर्चे हैं उसके लिए हम एक कॉलम बना देंगे। तो फॉर्मेट आपके सामने तैयार है ना। आइए पहले हम अपने एनालिटिकल कॉलम्स को कंप्लीट कर लेते हैं, फिर उसके बाद हम पेटी कैश बुक बनाना शुरू कर देंगे। सो एनालिटिक्स में क्या क्या जाने वाला है हमारा? स्टेशनरी, वेजेस, कन्वेंस, ये 3 कॉलम तो मुझे समझ में आ गए। ठीक है जी, स्टेशनरी, वेजेस, कन्वेंस, पोस्टल एक्सपेंसेस, और एक ये कॉलम आ जाएगा मिसलेनियस एक्सपेंसेस, जो कतई छोटे छोटे खर्चे वो यहां पर आ जाएंगे। ठीक है बेटा, स्टार्ट करें। चलो, 2025 जुलाई 1 पैसा आया मेन कैशियर से। बहुत छोटा छोटा लिखना पड़ेगा यार मुझे, है ना, बिकॉज जगह की थोड़ी सी कमी है। जुलाई में पहले ही लिख चुका हूं भाई, घर से लिख के लाया हूं जुलाई, तो यहां सिर्फ मैं डेट में 1 2 3 4 और वो सब लिखूंगा। तो जुलाई 1 कितना पैसा दिया आपको मेन कैशियर ने? 10,000 रुपए। ठीक है, 10,000 रुपए। बेटा 10,000 रुपए जब आपको मेन कैशियर देगा तो वो आपके लिए क्या है? अमाउंट पेड है या अमाउंट रिसीव्ड है? अमाउंट रिसीव्ड, ये यहां पर आ जाएगा जी। और अमाउंट रिसीव्ड नॉर्मली नॉर्मल कैश बुक में किस साइड आता था? इस साइड, यानी 2। तो यहां पर आपको लिखना है 2 इम्प्रेस्ड अमाउंट रिसीव्ड, दैट्स इट, खत्म हो गई बात।
उसके बाद सब कुछ बाय बाय के नाम से ही आएगा, बिकॉज बाद में तो पेमेंट जाएंगी ही, है ना। सिर्फ एक बार पेमेंट आई है तो वो मैंने लिख दिया अमाउंट, इंप्रेस्ड अमाउंट रिसीव्ड के नाम से, ठीक है, 10,000 रुपए बस। उसके बाद खर्चे करना स्टार्ट करते हैं। 3 तारीख को आपने स्टेशनरी खरीदी 800 रुपए की, तो यहां पर आ जाएगा 3 तारीख, 2 की जगह आएगा बाय स्टेशनरी, और ये अमाउंट पेड में आएगा, अमाउंट रिसीव्ड में आपकी बार नहीं आएगा, अमाउंट पेड में आएगा 800 रुपए। और क्योंकि स्टेशनरी का एक रिस्पेक्टिव कॉलम भी है तो उसमें भी आ जाएगा 800 रुपए, बाकी कॉलम्स को आपको खाली छोड़ देना है। दिस इज हाउ वी प्रिपेयर पेटी कैश बुक, एनालिटिकल पेटी कैश बुक है ये, ठीक है। अच्छा जी, और देख लेते हैं। फिर 6 तारीख को आपने वेजेस पे करी और चैरिटी पे करी 500 रुपए और 300 रुपए, यहां पर लिख देते हैं जी 6 तारीख, यहां पर आ जाएगा बाय वेजेस, फिर 6 तारीख बाय चैरिटी। वेजेस कितनी पे करी आपने 500, चैरिटी कितनी करी 300। क्या वेजेस का कोई रिस्पेक्टिव कॉलम है? जी हाँ बिल्कुल है, तो 500 रुपए यहां पर भी आ जाएगा, ये सब कॉलम खाली छोड़ देने हैं। चैरिटी 300 रुपए, चैरिटी का कोई रिस्पेक्टिव अलग से कॉलम नहीं है बिकॉज एक ही बार मैंने चैरिटी करी है, ठीक है जी। ओके, उसके बाद 7 तारीख को आपने सोप खरीदा और न्यूज़पेपर का बिल पे करा। अब देखो सोप जो है वो मेरे लिए एक मिसलेनियस एक्सपेंस है, मतलब साबुन लिखूंगा क्या, साबुन सोप अकाउंट है, तो इसलिए 7 तारीख को सोप को रिकॉर्ड करने के लिए मैं सोप नहीं लिखूंगा, मैं लिखूंगा बाय मिसलेनियस एक्सपेंसेस। और साबुन कितने रुपए का खरीदा था? 200 रुपए। महंगे वाले साबुन से नहाते हैं हमारे यहाँ के एम्प्लॉइज, ठीक है, नहाने वाला नहीं, ये शायद वो वॉश बेसिन वाला जो सोप होता है वो होगा, ठीक है। 200 रुपए का यहाँ पर साबुन हो गया अमाउंट पेड में, और मुझे लगता है ये मुझे यहां पर मिसलेनियस के कॉलम में लिख देना चाहिए 200 रुपए, ठीक है जी। अभी आपको पर्पस समझ में आ जाएगा इन सब कॉलम्स का पर्पस क्या होता है। ओके, 7 तारीख न्यूज़पेपर बिल भी है 700 रुपए, जिसे मैं किस में डालूं, ऑफिस एक्सपेंसेस में डाल देता हूं, या स्टेशनरी में भी डाल सकते हो आप 700 रुपए, ठीक है। या एक काम करते हैं, इसको भी मिसलेनियस एक्सपेंसेस में डाल देते हैं। कितने हैं न्यूज़पेपर? 700 रुपए, ये सब खाली छोड़ के यहां पर भी आ जाएगा 700। पर्पस समझ रहे हो कि नहीं? पर्पस समझ में आ रहा है ना? 7 तारीख के बाद नाउ वी हैव टैक्सी फेयर एंड कार्टेज। 9 तारीख को टैक्सी फेयर में अलग से नहीं लिखूंगा, सीधा कन्वेंस लिख देता हूं, ठीक है, और फिर बाय कार्टेज, ठीक है जी। टैक्सी फेयर 800 रुपए है, कन्वेंस के कॉलम में भी लिखना पड़ेगा। कार्टेज कितना है? कार्टेज 200 रुपए है, 200 रुपए एक बार है और एक बार 450 रुपए है, ठीक है। 200 रुपए का कार्टेज यहां पर हो गया। कार्टेज को हम किस में डालें? कन्वेंस में डाल देते हैं, कन्वेंस एंड कार्टेज हो जाएगा ये, ठीक है। सिमिलर है बिकॉज कन्वेंस में आप खुद ट्रैवल कर रहे हो, कार्टेज में आपका सामान ट्रैवल कर रहा है, माल ट्रैवल कर रहा है, ठीक है जी। तो 200 रुपए का कार्टेज यहां पर आ जाएगा। ऐसा कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है बेटा, आप मेरी बात को समझना। ये पढ़ाते पढ़ाते मुझे महसूस हो रहा है आपको लगेगा कि यार ये क्या कंफ्यूजन है, तो ऐसा कोई रूल नहीं है। रिपीटेटिव खर्चों के लिए हम ये कॉलम्स बना देते हैं, और ये कॉलम्स का भी कोई रूल नहीं है कि 5 ही कॉलम बनेंगे, 6 7 8 कॉलम्स भी बन सकते हैं। बट मेरे पास क्या है कि एक लिमिटेशन है कि मैं एक डिफाइंड फॉर्मेट ही बना सकता हूं, बहुत लंबा चौड़ा फॉर्मेट नहीं बना सकता, इसके लिए बस, ठीक है जी। मुझे नहीं पता सारी ट्रांजेक्शन उसमें आ भी पाएंगी कि नहीं, बट मैं आपको रूल जरूर समझा दूंगा, ठीक है जी। 12 तारीख आपने पोस्टल एक्सपेंसेस पे करे 600 रुपए, बाय पोस्टल एक्सपेंसेस 600 रुपए यहां पर आ जाएगा, और पोस्ट कहां है, ये रहा 600 रुपए। देन उसके बाद में 14 तारीख को आपने ऑटो फेयर पे करा 380 रुपए, और 14 तारीख को कोरियर सर्विसेज के लिए भी आपने पे करा 70 रुपए। पहले ऑटो फेयर को रिकॉर्ड करते हैं 14 तारीख को।
ऑटो फेयर कितना है जी? 380 रुपए। ये यहां पर भी आ जाएगा कन्वेंस में 380 रुपए। ठीक है, अब मैं एक काम करता हूं, आगे की ट्रांजेक्शंस को स्किप करता हूं बिकॉज फंडा मुझे बताना है आपको। ठीक है, आप देख सकते हैं स्टेशनरी में अगर मैं 2-3 ट्रांजेक्शन और लिख दूं तो 1-2 ट्रांजेक्शन और आ जाएंगी स्टेशनरी वाली, है ना। वेजेस 1-2 बार और आ जाएगी। कन्वेंस 3 बार आप देख सकते हैं आ चुका है। पोस्टल 1-2 बार और रिपीट हो जाएगा, वहां पर 2 बार अमाउंट आ चुका है ना। तो इसका पर्पस क्या होता है? इसका पर्पस बेसिकली ये होता है कि आप टोटल अमाउंट पेड निकाल लो। ठीक है, आप टोटल अमाउंट पेड निकाल लीजिए कितना है। ठीक है, और वो 10,000 के बराबर आ जाएगा बिकॉज 10,000 आपका टोटल अमाउंट था। अब 10,000 में से ये जो सारा आप खर्च करोगे, जो बैलेंस बचेगा वो ऑफकोर्स आप यहां पर लिख दोगे बाय बैलेंस के नाम से। और फिर इसके तुरंत नीचे फिर आप लिख दोगे टू बैलेंस के नाम से। और फिर आपको फिर से इंप्रेस्ड अमाउंट मिल जाएगा। ठीक है, जो भी इंप्रेस्ड अमाउंट बचेगा वो आपको मिल जाएगा नेक्स्ट मंथ की फर्स्ट डेट पे। तो ये लॉजिक होता है। अच्छा, ये सारे कॉलम्स बनाने का क्या लॉजिक है कि मैं देखना चाहता हूं कि रिस्पेक्टिव खर्चे कितने हुए हैं, सिमिलर खर्चे कितने हुए हैं। समझ रहे हैं आप मेरी बात? जैसे ये सिमिलर खर्चे 900 रुपए, इधर 600, इधर 1380 रुपए, इधर 500, इधर 800। कहने का मतलब है कि मंथ एंड पर अगर मेन कैशियर आपसे पूछे कि भैया कौन से खर्चे हैं जो रिपीट हो रहे हैं, तो मेन कैशियर को ये एनालिटिक्स का कॉलम देख के समझ में आ जाएगा कौन से खर्चे हैं जो ज्यादा रिपीट हो रहे हैं। बेटा ये तरीका होता है पेटी कैश बुक को मेंटेन करने का। कुछ नहीं करना, मेरे पास जगह कम थी, ट्रांजेक्शन ज्यादा थी, इसलिए मैंने यहीं पर रोक दिया इसको। ठीक है ना, पहले सारे खर्चे कर लो और फिर जो बैलेंस बचा है भाई 10,000 में से ये सब माइनस करके जो भी बैलेंस बचा, सपोज 2,000 रुपए बचे, सपोज वो यहां लिख दो। फिर दोबारा 2,000 नीचे आ जाएगा। अब 2,000 आपके पास अगर है तो नेक्स्ट मंथ 1 तारीख को कितना चाहिए आपको? 8,000। फिर 8,000 आ जाएगा इंप्रेस्ड अमाउंट रिसीव्ड के नाम से ही। ठीक है, पक्का समझ में आ गई बात? तो ये था जी आपका कैश बुक का सेशन, जिसमें मैंने सिंपल कैश बुक, पेटी कैश बुक, सिंगल कॉलम, डबल कॉलम, इंप्रेस्ड सिस्टम, ठीक है, अदर बुक्स पे भी मैंने आपको थोड़ा बहुत ज्ञान दिया। तो दोस्तों आज के इस सेशन को मैं यहीं पर खत्म करूंगा, अलविदा लूंगा आप लोगों से। एक बार फिर मैं आपको बता दूं कि ये जो पूरे सेशन में जो भी मैंने पढ़ाया है उसकी पीडीएफ आपको नोट्स के माध्यम से हमारी ऐप पर मिल जाएगी। पीडब्ल्यू की आप ऐप डाउनलोड करें और पेस कॉमर्स बैच को सर्च कर लीजिए, आपको फ्री ऑफ कॉस्ट वो ऐप मिल जाएगी। ऐप नहीं मतलब नोट्स मिल जाएंगे फ्री ऑफ कॉस्ट। और ये जो हमने जो सीरीज चलाई हुई है पेस कॉमर्स सीरीज, ये भी कंप्लीटली फ्री बैच है उन बच्चों के लिए जो हमसे बहुत प्यार करते हैं बट हमसे किसी तरह वो पेड बैच में नहीं जुड़ पा रहे, उनके लिए ये फ्री सीरीज है बिल्कुल। थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू, जय हिंद, बाय बाय, टेक केयर।